to give you a concept so that you can develop at your own. Fine. So there is a proverb कि fish देने से अच्छा है कि try to teach how to fish. ठीक है ना, वो better होता है. So basically I will पहले के 2 क्लास में we will discuss कि what are the basics of the IR. Basics of IR में हम लोग discuss करेंगे पहले तो इवोल्यूशन ऑफ कैसे आईआर का पूरे वर्ल्ड में हुआ है, फिर वी विल डिस्कस फ्यू की टर्म्स एंड डेफिनेशंस. फाइन. एंड इसको मैं बढ़ा भी देता हूँ. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक ऑफ आईआर, फिर कुछ डेफिनेशन जैसे मैंने अभी बोला कि यदि मैं जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बोल रहा हूँ, जियो इकोनॉमिक बोल रहा हूँ, या फिर इफ़ आई एम डिस्कसिंग अबाउट लेवेंसरम, व्हाट इज लेवेंसरम, और इफ आई विल से कि इंडिया शुड फॉलो द लेवेंसरम पॉलिसी इन प्रेजेंट टाइम. सो यू शुड बी नोइंग कि मैं क्या कह रहा हूँ. अंटिल लेस मैं ये कहूँगा, मैं आपको यदि इंडिया के नेबर्स के बारे में बताऊँगा तो यू वॉन्ट बी एबल टू कनेक्ट. फाइन. सो वी विल डिस्कस फ्यू डेफिनेशंस. देन पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इन द वर्ल्ड. फाइन. कि कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस का इवोल्यूशन हुआ है पूरे वर्ल्ड स्टेज पे. वंस वी आर डन विथ द इवोल्यूशन ऑफ द international relation in the world, we will discuss about the evolution of the Indian foreign policy. ठीक है ना, there is a florin हो गया but it is foreign policy. Fine. So Indian foreign policy we will discuss उसके बाद कि हमारे कौन कौन से स्टेज में after 1947 even during the British period will give a prelude to the foreign policy in India starting from the British period. Then we will shift up to the Narendra Modi era, that is 2014, जहाँ से एक टेक्टोनिक शिफ्ट होना शुरू हुआ है ऑफ लेट. फाइन. Once we are done with that, we will discuss various issues and challenges pertaining to the international relation in general. For example, the rise of hegemonic China. Fine. और the fall of USA, कि उसके क्या क्या consequences हो सकते हैं इंडिया पे और इन ओवरऑल पूरे वर्ल्ड पे. फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया वॉज क्रिपल्ड ड्यू टू द चाइनीज ब्लॉकेड. चाइना ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया वॉज वन ऑफ द डिपेंडेंट कंट्री ऑफ द चाइना. वो क्या करते थे, उनसे अपने डेयरी प्रोडक्ट, मीट प्रोडक्ट और अदरवाइज बहुत सारी चीज़ों को परचेज करते थे, इंपोर्ट करते थे. चाइना ने क्या किया, ब्लॉक कर दिया. ब्लॉक कर देंगे और फुल आपकी डिपेंडेंसी होगी तो क्या होगा, आपके लोग भूख से मर जाएंगे. फाइन. सो भूख से मर जाएंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली दिक्कत होने लगेगी. तो कैसे चाइना का राइज हुआ, क्या क्या इसके इश्यूज एंड चैलेंजेस है, वी विल डिस्कस दिस एज वेल. फाइनली वी विल डिस्कस द वे फॉरवर्ड टू द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पहले वर्ल्ड एंड उसके बाद ऑफ इंडिया. दैट विल बी द फर्स्ट मॉड्यूल. First module largely is related to what? The concept building in the international relations. तो जो लास्ट क्लास में आपको मैंने जोक वो क्रैक किए थे, ठीक है ना, वो नहीं होगा. इसमें थोड़ा सा सीरियस होगा क्योंकि कंसेप्ट है. Until unless you develop this concept, you won't be able to correlate. That is, it's a very important. Fine. समझ में आ गया अभी तक क्या हमारा प्रोसीजर होगा, ठीक है ना. So let us start. चलिए शुरू करते हैं. So IR का डेफिनेशन क्या है, मैंने दिया भी हुआ था. Just try to recall. What is the definition of IR? ठीक है ना. सो आपको हिंदी में कर दिया करूँगा, कोई दिक्कत होगी तो बता देना, है ना, कि मैं आपको उसमें रिपोर्ट करता हूँ. तो इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब होता है क्या, द रिलेशन और द पॉलिटिक्स बिटवीन टू नेशन स्टेट. ठीक है, ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन होता है. तो ट्राई टू राइट इट डाउन. व्हाट इज द स्टैंडर्ड और सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ आईआर. तो हिंदी में दो राज्यों के बीच, दो संप्रभु राज्यों के बीच के राजनीतिक संबंध को ठीक है, दो संप्रभु राज्यों के बीच के राजनीतिक संबंध को सरल भाषा में अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है. द रिलेशन बिटवीन टू सॉवरिन नेशन स्टेट इज नोन एज इंटरनेशनल रिलेशन. ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है. अगेन यू कैन हैव n नंबर्स ऑफ द डेफिनेशन, बट जो समझ में आ जाए वो डेफिनेशन रखना चाहिए ताकि याद रहेगा वो फ्यूचर में. फाइन. सो दिस इज द सिंपलेस्ट. नाउ सेकेंड टर्म इज फॉरेन पॉलिसी. ठीक है ना. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, आप अपने से पहले सोचिए, देन वी विल राइट ए स्टैंडर्ड डेफिनेशन विदाउट सीइंग इनटू दिस वाइट बोर्ड. फॉरेन पॉलिसी बहुत सुनते होंगे, मोदी की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है, अटल जी की फॉरेन पॉलिसी ऐसी होती थी, मनमोहन सिंह की ऐसी है, नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के कारण हम लोग ये हार गए, वो हार गए. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी? सो दिस इज लार्जली कि कैसे आपकी पॉलिसीज का इम्पैक्ट होता है, और इम्पैक्ट अलग अलग लेवल पे हो सकता है.
it can be economic impact of the foreign policy, it can be the political impact, it can be strategic impact, it can be defense impact as well. Fine. So definition जो होता है, that is again foreign policy का, it is written over there that an instrument available to a country to protect and promote its national interest. यानी कि आपके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उसको कैसे पहले आप प्रोटेक्ट करते हैं, नॉट ओनली प्रोटेक्टिंग योर नेशनल इंटरेस्ट बट ऑल्सो कैसे इसको प्रमोट करते हैं. फाइन. देयर आर टू फेसेट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी. पहला हो गया प्रोटेक्शन, दूसरा हो गया प्रमोशन. डू यू हैव एनी एग्जाम्पल कि ऐसा कुछ हुआ है हमारे रिसेंटली या पीछे? प्रोटेक्शन ऑफ क्या? इंडिया के लोगों को प्रोटेक्शन. सो राफेल इज ए गुड एग्जाम्पल कि in order to protect your strategic interest in your western borders plus in your northern border, you are purchasing a fighter jet named Rafale. Rafale France आया, so it is हो गया to promote, to protect. And second is to promote. Yes, FDI को promote करने के लिए it can be a reason. Good. और अभी आपने सुना होगा रिसेंटली सऊदी, यूएई. फाइन. यूएई में बहुत सारे इंडियंस हैं, ठीक है ना. सो यूएई में यदि कुछ ऐसा रूल आता है जिसमें ये कर दिया जाए कि अभी यूएई में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है. फाइन. और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो यूएई वाले एक रूल बना देते हैं कि अभी सिर्फ लोकल लोग ही वहाँ पे एम्प्लॉयड होंगे, क्योंकि पहले लोकल तो हो जाएं तभी तो बाहर के लोग एम्प्लॉयड होंगे. फाइन. यदि यूएई ऐसा कुछ रूल बना देती तो इंडिया के लिए क्या ऑप्शन है? इसके एक लार्ज चंक, एक बड़ा पॉपुलेशन जो डिपेंडेंट करता है यूएई के एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है ना, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो वो कहाँ आएंगे? इंडिया आएंगे. इंडिया में उनको उतनी जॉब मिलेगी नहीं, प्लस उतना पेमेंट भी नहीं मिलेगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट आउटसाइड ऑफ द इंडिया एज वेल. फाइन. ये तो एग्जाम्पल. दूसरा रिसेंट एग्जाम्पल, सिंस वी हैव स्टडीड अबाउट द अफगानिस्तान. सो अफगानिस्तान में जैसे ही तालिबान ने ओवरटेक किया, इंडिया ने रातों रात अपने लार्ज नंबर ऑफ द इंडियन रेजिडेंट को वहाँ से बुलाया. फाइन. सो क्यों बुलाया हमने? नॉट ओनली दैट, हमने सिख रिलीजन जिसको थ्रेट किया गया था तालिबान के द्वारा उनको भी बाद में बुलाया, और अभी भी बुला ही रहे हैं टाइम टू टाइम जो भी आ रहा है. सो वाई वी आर कॉलिंग देम टू इंडिया? एग्जैक्टली. If they are having less protection over there, and if their life and otherwise their property is being threatened, and तो इंडिया के पास क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन होना चाहिए द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ. फाइन. सो ये तो हो गया. इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं, और इसलिए माना जाता है कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में चूक हुई है. रीज़न क्या हुआ कि हमारे एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है. कितना इन्वेस्टमेंट है? ट्राई टू रिकॉल लास्ट क्लास. $3 बिलियन. ठीक है ना. सो अपना $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट इज देयर. तो बहुत सारे इंजीनियर्स भी काम कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है ना सारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, बट हमारे वहाँ पे डिप्लोमेट्स हैं, हमारे सैन्य सुविधाएं भी वहाँ पे हैं. तो इफ़ वी आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट दैट ह्यूज अमाउंट, देन व्हाट इज़ द यूज ऑफ द फॉरेन पॉलिसी? सो कहीं ना कहीं कहा गया कि जो अफगानिस्तान का सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसमें हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ को कहीं ना कहीं हमारे पैरोकियल पॉलिसीज थी जिसके कारण हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाए. अल्टीमेटली हमको उनको बुलाना पड़ा. चलिए, ये तो हो गया दो चीज़. तीसरा, फॉर एग्जाम्पल वी आर एक्सपोर्टिंग राइस, बासमती राइस फेमस है इंडिया का, ठीक है, और अल्फांसो मैंगो फेमस है इंडिया का. सो कहाँ पे हम लोग प्रोटेक्ट इसको भेज रहे हैं? लार्जली यूरोपियन नेशंस, क्योंकि यूरोपियन ज़्यादा पैसा देते हैं. पैसा है तो मनी है तो हनी है, ठीक है ना. सो यदि हम लोग अपना पैसा भेज रहे हैं यूरोप में, ठीक है ना, और यूरोप में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं यूरोप में, और यूरोप वाले आपके ऊपर एलिगेशन लगा दें झूठ मूठ का, नहीं, ड्यू टू पेस्ट इनटू राइस फाउंड इन इंपोर्ट्स फ्रॉम द इंडियन राइस, वी आर बैनिंग द इंपोर्ट फ्रॉम द इंडियन राइस ऑफ द इंडियन राइस. फाइन. कर सकते हैं, वो किया भी उन्होंने. फाइटोसैनिटरी मेजर्स अप्लाई कर दिया इंडियन इंपोर्ट के ऊपर. सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, इंडिया के जो अल्फांसो मैंगो हैं प्लस जो इंडिया का बासमती राइस है वो एक्सपोर्ट होना बंद हो गया, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने ब्लॉक कर दिया. यदि ऐसा कुछ होता है जो विम्स एंड फैंसीज पे होता है, दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन कि सामने वाला देश आपसे नाराज़ हो गया, आपने कुछ किया और यूरोप नाराज़ हो गया. यूरोप ने आपके ऊपर मिलिट्री एक्शन नहीं लिया, यूरोप ने आपके ऊपर पॉलिटिकल एक्शन नहीं लिया, लेकिन इकोनॉमिक एम्बार्गो लगा दिया, ठीक है ना.
ताकि आप जिससे कमाते हैं, ठीक है ना, जो पैसा आप दे रहे हैं वही पैसा ब्लॉक कर दिया जाए, तो क्या होगा, आप घुटनों पे आ जाएंगे. Why Pakistan is always kept in off late is being kept in the grey list of the FATF. FATF सुना होगा, ये सब वर्ड सुना होगा आपने. फाइन, नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं, वी विल डिस्कस, हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे इंस्टीट्यूशन में, वी विल डिस्कस इट. फाइन. सो क्यों हो रहा है उनके ऊपर? एग्जैक्टली क्योंकि वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. फाइन. सो उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक वन ऑफ द, कह सकते हैं हम लोग, ड्रॉबैक ये है कि दे आर नॉट एबल टू कन्विंस द FATF कि दे आर नॉट द ओनली सोर्स ऑफ द टेररिज्म. ठीक है ना, फैक्ट कुछ और कहे ना कहे, लेकिन यू शुड बी प्रमोटिंग योर ऑन इंटरेस्ट पहले. फाइन. सो दीज आर फ्यू रीजंस दैट सजेस्ट कि फॉरेन पॉलिसी के क्या क्या, ठीक है ना, नुआंसेस होते हैं. तो क्या होता है, प्रमोशन प्लस प्रोटेक्शन दोनों होता है. ठीक है. सो इट इज टू प्रोंज अप्रोच, लिख लीजिए इसको. फाइन. सो foreign policy is an instrument available to a country to protect and promote its nationalist. So यहाँ पे 3 कीवर्ड है. कीवर्ड समझते हैं, मुख्य शब्द, ठीक है ना, या फिर जिसके ऊपर हम लोग ध्यान. पहला तो प्रमोशन हो गया, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट. दूसरा क्या हो गया, प्रोटेक्शन हुआ, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट एज वेल. तो दोनों क्लियर हो गया. Now there is a third keyword that is national interest. So national interest क्या होता है, ये क्या होता है? ये तो एकदम से लेमन हो गया, हमारा फायदा तो होगा ही नेशनल इंटरेस्ट. सो व्हाट इज, कोई डेफिनेशन, कोई एग्जाम्पल, बिकॉज ये वर्ड्स आपको क्लियर नहीं होगा ना तो बाद में दिक्कत होगी. सो जनरली पीपल स्टार्ट विद द इंडिया एंड इट्स नेबर, but it is the basic key concept that is very needed in order to understand the various aspect of foreign policy. Fine. So what is the definition of national interest and what constitute national interest? एक तो उन्होंने बता दिया कि हमारे जो खुद के फायदे होते हैं. ठीक है. So let us try to understand what are the various aspect of national interest. Fine. So first क्या लिखा हुआ है, it comprises the obligation to defend, क्या लिखा हुआ है, डिफेंड द कंट्रीज नेशनल सिक्योरिटी. जो भारत की आंतरिक सुरक्षा है या राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको डिफेंड करने के लिए जो भी ऑब्लिगेशन होता है गवर्नमेंट के ऊपर, इट कंप्राइजेज व्हाट, नेशनल इंटरेस्ट. फॉर एग्जांपल इट कैन बी इंटरनल सिक्योरिटी और इट कैन बी एक्सटर्नल सिक्योरिटी. इंटरनल सिक्योरिटी में क्या क्या इश्यूज हैं, 2-3 बताइए. यू ऑल नो दिस. इंटरनल सिक्योरिटीज के थ्रेट क्या है, आप बताइए, पुलिस से आप. गृह युद्ध, ठीक है, आंदोलन था, ठीक है ना, इस टाइप का कुछ जो होता है, इशू बन सकता था. गॉट इट. तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको व्हाट आर द वेरियस. इन्होंने जो कहा, ही इज टॉकिंग अबाउट द 2.5 फ्रंट वॉर, हमने डिस्कस भी किया था लास्ट क्लास में, ठीक है ना, और 2.5 फ्रंट वॉर ही इज टॉकिंग अबाउट. सिंस ही इज फ्रॉम द सिक्योरिटी पर्सनल हैं ये, तो इनको वो ज़्यादा चीज़ें रिलेट होती हैं. अब लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द इंटरनल थ्रेट्स टू इंडिया. फाइन. सो दे आर 4 और 5 इमिनेंट इंटरनल थ्रेट्स. और 2.5 फ्रंट वॉर का कंसेप्ट किसने दिया अभी ऑफ लेट इंडिया में, मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. तो CDS विपिन रावत, ठीक है ना, उन्होंने दिया था, जिनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली. फाइन. सो दिस इज एक्चुअली फर्स्ट प्रपोज्ड इन इंडिया बाय विपिन रावत जी. फाइन. कि हमें सिर्फ 2 फ्रंट से नहीं लड़ना है. 2 फ्रंट मतलब फर्स्ट इज वेस्टर्न फ्रंट. वेस्टर्न फ्रंट पे कौन कंट्री खड़ा है, इंडिया के वेस्टर्न फ्रंट पे कौन खड़ा है, एक्चुअली पाकिस्तान है, ठीक है ना. तो दिस इज इंडिया, ये हो गया वेस्टर्न फ्रंट, और इसको हम कहते हैं इट इज पाकिस्तान दैट इज थ्रेटनिंग आवर वेस्टर्न फ्रंट. फाइन. एंड देयर इज सेकंड फ्रंट दैट इज नॉर्दर्न फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं LOC. तो कहाँ हो गया, देयर आर 2 कंसेप्ट, यहाँ पे समझ लिए. दीज आर फ्यू थिंग्स दैट विल हैव टू अंडरस्टैंड. इसको अभी भी डिस्कस कर लेते हैं. पहला हो गया LOC एंड सेकंड इज LAC. सो O is related to the Pakistan, that is western border. Fine. So मूवी आई थी एक LOC. LOC में
कौन लड़ रहा है किससे? तो इंडिया लड़ रहा है पाकिस्तान से. सो टुवर्ड्स अवर वेस्टर्न बॉर्डर इट इज द LOC. इट मीन्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज नोन एज द LOC, दैट इज मीन्स लाइन ऑफ कंट्रोल. क्योंकि डिमार्केटेशन ऑलमोस्ट क्लियर है इसका, इसलिए हम इसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल. ठीक है. एट द सेम टाइम चाइना के साथ जो बॉर्डर इशू है गलवान का, फिर अदर्स जो भी है, ये पड़ता है LAC में. ठीक है ना. और LAC मीन्स होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. एक्चुअल कंट्रोल इसलिए बोला जाता है क्योंकि द डिमार्केशन लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज नॉट क्लियर. क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि इट्स गॉट कॉलोनियल लेगेसी. कॉलोनियल टाइम में सिचुएशन कुछ ऐसी बनी थी कि कुछ क्लियर ही नहीं था कि इंडिया का पार्ट कौन सा होगा और चाइना का कौन सा पार्ट होगा, और ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए. मोस्ट ऑफ द इशूज ऑफ द कॉलोनियल नेशन आर रिलेटेड टू देयर कॉलोनियल लेगेसी ओनली. क्योंकि डिमार्केशन ऑफ लाइन इज नॉट क्लियर, तो चाइना वाले कुछ इलाके को अपना मानते हैं, हम लोग चाइना के कुछ इलाके को उनका मानते हैं. सो इंडिया और चाइना के बीच में जो लार्जली बॉर्डर इशू है वो परसेप्शन का है. उनको लगता है कि ये मेरा इलाका है, ठीक है ना, और हमें लगता है वो उनका इलाका है. तो यू गो टू एनी प्लेस लाइक आई हैव बीन टू अरुणाचल प्रदेश एज वेल एज सिक्किम, तो वहाँ आपको लगेगा ना कि ऐसे ये वाली हिल्स चाइना के लोग खड़े हैं और इसके अंदर वाला हिल्स में इंडिया के लोग खड़े हैं. दैट इज जिगजैग पैटर्न. अगले हिल में आपको लगेगा कि यहाँ पे चाइनीज बंकर है, उसके अगले बारे में इंडिया वालों के बंकर. ऐसे बहुत जगह आपको दिखेगा व्हेन यू गो टू द अपना नॉर्दर्न सेक्टर. फाइन. सो नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर जिसको बोल सकते हैं, वहाँ पे जाने पर आपको ऐसे बहुत सारे रीज़न यही है कि डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री इज नॉट देयर. चाइना मानती नहीं है, हम लोग कहते हैं कि हमारी ये बाउंड्री है, तो लड़ाई होती है. फाइन. इसी को लेकर लड़ाई होती है, और कभी कभी लड़ाई वायलेंट भी हो जाती है. गलवान हुआ और भी बहुत सारी जगह पे हुआ है. ठीक है ना. सो इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, बिकॉज जिसने जिस इलाके पे कब्जा रखा है वो एक्चुअल है. परसेप्शन कुछ भी रहे, रियलिटी कुछ भी है, लेकिन जिसने इस पर कब्जा कर रखा है वो उनका हो गया. डजेंट मैटर कि ये वाला इलाका कितनी डीप बाउंड्री है चाइना की, यदि इंडियन आर्मी की वहाँ प्रेजेंस है तो डज द एक्चुअल कंट्रोल इन इंडियन आर्मी. इसलिए इस बाउंड्री को बोला जाता है क्या? LAC. ठीक है ना. दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. एंड इसमें भी 3 सेक्टर डिवाइडेड है. फर्स्ट सेक्टर इज नॉर्दर्न सेक्टर, बीच वाला सेक्टर इज सेंट्रल सेक्टर, एंड थर्ड सेक्टर इज द वेस्टर्न सेक्टर. ठीक ना. सो इसमें 3 सेक्टर डिवाइडेड है. तो ये लार्ज व्यू देता है आपको कि अब देखते हैं कि व्हाट आर द 2.5 फ्रंट और 2.5 फ्रंट वॉर, जिसके बारे में लोग डिस्कस कर रहे थे. फाइन. सो पहला फ्रंट तो हो गया विथ पाकिस्तान, दैट इज ऑन द वेस्टर्न सेक्टर, दैट इज LOC. दूसरा जो सेक्टर हो गया दैट इज LAC ऑन द नॉर्दर्न सेक्टर. ठीक है ना. 2 फ्रंट हो. और तीसरा सेक्टर जो इन्होंने बोला दैट इज द इंटरनल डिस्टर्बेंसेस दैट इंडिया इज फेसिंग. इंटरनल डिस्टर्बेंसेस में देयर आर n नंबर्स ऑफ द कॉजेज. अभी हमने देखा नागालैंड में एक कर्नल को की गोली मार के हत्या कर दी जाती है एनकाउंटर में. सो ये इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के कारण हुआ, बिकॉज ऑफ द नागा रिसरेक्शन. PLA बोलते हैं उसको भी, जैसे PLA की चाइना की आर्मी है ना, उनके नाम पे ही PLA में नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट में ही बना रखी है. पीपल्स लिबरेशन आर्मी वो लोग खुद को बोलते हैं. फाइन. सो उनका आइडियोलॉजिकल जो बैकअप है वो कहाँ से है? चाइना से ही है. तो यदि इस टाइप की कोई घटना होती है, इसको कहते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस. और इसकी को विपिन रावत जी ने क्या कहा था? 2.5 फ्रंट वार. नॉट ओनली दैट, जैसे इन्होंने कहा किसान आंदोलन. So although it was largely a protest, but there are rumors कि it got some element of the Khalistan in it. Fine. So Khalistan is demanding a separate nation state from India itself. So इस टाइप का कुछ यदि होगा तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा होगा. उसके रिपरकशंस हमने देखे, 2 जगह लिंचिंग हुई है. एक तो अमृतसर साहिब में ही हो गया, दूसरा कपड़थुला में एक गुरुद्वारा था, वहाँ पे लिंचिंग हुई है. फाइन. सो दीज इंडिकेट नॉट ओनली दैट वी हैव सीन द ऑपरेशन ब्लू स्टार. ठीक है ना. उससे पहले जो खालिस्तान मूवमेंट को एक हवा लगी थी, दीज आर द इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस दैट इंडिया इज फेसिंग. फाइन. नॉट ओनली दैट, वी हैव द रेड कॉरिडोर. रेड कॉरिडोर क्या है? नक्सल अफेक्टेड एरिया, जहां पे नक्सल्स ज्यादा हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेड कॉरिडोर. फाइन. सो इलाका देख लीजिए, जैसे हो गया छत्तीसगढ़ का एक लार्ज चंक, बस्तर वगैरह. ठीक है ना. बस्तर हो गया, झारखंड का एक बहुत तरीका. ठीक है ना. महाराष्ट्र के कुछ इलाके, और अपने अब तो नहीं रहा, बिहार में भी थोड़ा बहुत था, और थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल में. फाइन. सो इन सब जगहों में जहाँ पे नक्सल प्रेजेंस ज़्यादा है, दैट आर अगेन इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया. तो इस टाइप का कुछ यदि इशू होता है तो इसको क्या बोलते हैं? 2.5 फ्रंट वॉर दैट इंडिया इज फाइटिंग. और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सोशल मीडिया. सो सोशल मीडिया के द्वारा जो र्यूमर्स फैला दिया जाता है, जैसे दिल्ली में राइट्स हुए थे. सो दिल्ली में राइट्स जो हुए थे, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न क्या था कि बाहर के लोग आके कुछ कुछ बोल दे रहे हैं जिनका इंडिया से कोई रिलेशन नहीं है. देर आर पाकिस्तानी बोर्ड्स और देर पाकिस्तानी ISPR एजेंट्स हु आर क्रिएटिंग प्रोफाइल इन द नेम्स ऑफ हिंदू और मुस्लिम,
और कुछ कुछ वो लोग बोल देते हैं, और आम जनता बेवकूफ़ होते हैं, हम लोग जनरली बेवकूफ़ ही हैं। इंडियंस बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और हम लोग फंस जाते हैं इस चक्कर में, आपस में लड़ाई कर लेते हैं, और फायदा किसको होता है? पाकिस्तान को होता है। सो दीज आर द 2.5 फ्रंट वॉर सीडीएस वाज टॉकिंग, एंड टू प्रोटेक्ट दिस नेशनल इंटरेस्ट आवर, ठीक है ना। सो ऑब्लिगेशन होता है किसी भी देश का टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट। और क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डिफेंड आवर इंटरनल बाउंड्रीज? सोचिए। एग्जैक्टली आपका यदि घर ही सुरक्षित नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके घर में कोई मेहमान आएगा? कोई आएगा क्या? आपके घर में रोज लड़ाई होगी तो कोई बाहर से आना चाहेगा? नहीं आया जाएगा। सो एफडीआई इज देयर, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट इज देयर, job creation is there, no will come to your country until unless there is a shanti in your own nation. Fine, that's why protecting your internal boundaries are quite important. Got it? अभी दूसरा क्या है? तो नेशनल सिक्योरिटी के दो एस्पेक्ट हो गए, नेशनल प्लस इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यू ऑल नो दैट, एक्सटर्नल का एग्जांपल बहुत सारा हो सकता है, पाकिस्तान से हो ही गया, चाइना से हो ही गया, ठीक है ना। इट कैन बी ऑल्सो तालिबान में जो कर रहे हैं अफगानिस्तान में, या यमन में जो हुआ, ठीक है ना, यमन में गृह शांति, सीरिया में जो गृह युद्ध हुआ उसमें बहुत सारे इंडियंस हैं, अफ्रीका में नामीबिया में कुछ होता है तो उसके कारण भी इंडियंस अफेक्ट होते हैं। तो ऑल दीज कंपोनेंट आर रिलेटेड टू द नेशनल सिक्योरिटी। फाइन, सो टू डिफेंड द नेशनल सिक्योरिटी हमें ये करना पड़ता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए इसका। फाइन, नहीं लिखेंगे तो फिर भूल जाएंगे, ठीक है ना। सो टू इट कंप्राइजेस, पहले लिखिए कंसेप्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय ठीक है। सो इट कंप्राइजेस ऑब्लिगेशन टू डिफेंड कंट्रीज नेशनल सिक्योरिटी। हिंदी में कोई दिक्कत होगी तो बता देना, मैं डिक्टेट करा दूंगा, है ना। जो समझ में आ रहा है वो लिख लीजिए, नहीं आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल डिक्टेट इट। फाइन। सो भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ करने का की जिम्मेवारी जो भारतीयों के ऊपर है, पहला कंपोनेंट ये होगा, ठीक है। दूसरा लिखिए, दैट इज टू मैक्सिमाइज इकोनॉमिक बेनिफिट। तो आर्थिक महत्व के विषयों को सुदृढ़ करने के लिए भी हमें राष्ट्रीय सुरक्षा की ओर ध्यान देना होता है। फाइन, इसका कोई एग्जाम्पल, और कैन यू एक्सप्लेन? मैं हट जाऊं, इधर आ जाओ, ठीक है, ठीक है। टू मैक्सिमाइज इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर इट्स सिटीजन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। कोई समझा पाएगा व्हाट इज रिटन ओवर देयर? ट्रेड नहीं कर पाए, ठीक है। सो कोई एग्जाम्पल है हमारे पास अभी? यूएसए से हमारे रिलेशन अच्छे हैं, तो ट्रेड भी हमारा उससे सबसे ऑलमोस्ट 2 नंबर या 3 नंबर पे यूएसए के साथ रिलेशन है हमारा। फाइन, और कोई निगेटिव एग्जाम्पल? चाइना, क्या है इसका? एग्जैक्टली, बिकॉज वी आर हैविंग थ्रेट फ्रॉम चाइना बिकॉज ऑफ क्या, गलवान हुआ था, उससे पीछे क्या हुआ था, अभी एक और हुआ है, क्या हुआ है, डोकलाम हुआ है। तो 2 बड़े इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जहाँ पे हम काइनेटिक्स का पहली बार यूज हुआ है, बहुत टाइम के बाद, 40-50 साल के बाद इंडिया और चाइना के बीच काइनेटिक्स का यूज हुआ। काइनेटिक्स क्या बोलते हैं? व्हाट इज काइनेटिक्स? जो वो यूज करते हैं बंदूक, ठीक है ना। तो आप जो बंदूक यूज करते हैं, तो यूज ऑफ गन्स आर नोन एज द काइनेटिक्स स्टैंडर्ड टर्म्स में। सो इट इज द काइनेटिक्स दैट हैज बीन यूज्ड आफ्टर अ लॉन्ग ईयर्स, ठीक है ना, इन इंडिया, बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सो यदि इंडिया और चाइना के बीच में बंदूक चलेगी तो मोदी जी ने क्या कहा था, पाकिस्तान के लिए वैसे कहा था बट इज रिलेवेंट फॉर एवरीवेयर, उन्होंने कहा था शांति और खून, ऐसे ही कुछ कहा था ना। सो उन्होंने कहा था ना शायद, झेलम में शांति और खून की धारा एक साथ नहीं चल सकती, ऐसे ही कुछ कहा था उन्होंने,
exact statement I'm not able to recall. That simply means if you don't have good relation with any foreign country, ठीक है ना, you won't be able to do the business with the same country. Why India of late is giving much importance to the our western countries? For example, we are giving due emphasis to whom? सऊदी अरबिया या फिर कतर वगैरह पे हमारा काफ़ी ध्यान है. सऊदी अरबिया तो हमारे लिए बहुत अच्छा कंट्री हो गया है, ठीक है ना. जनरली इट इज़ कंसिडर्ड कि अपना अभी देखिए OIC की मीटिंग हुई थी, पाकिस्तान को उन्होंने बुरी तरह लताड़ा है बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस, और इन्होंने इंडिया का खूब सपोर्ट किया है. रीज़न क्या है कि यदि आपका ट्रेड रिलेशंस अच्छे होंगे ना तो कोई नहीं चाहेगा आपको पिंच करने के लिए. फाइन. ऑल्सो USA के साथ हमारे रिलेशंस कब से अच्छे होने शुरू हुए? एग्जैक्टली 2001 के बाद हुआ है, लेकिन जो एग्जैक्ट USA की नेचर और USA के परसेप्शन में चेंज हुआ है ना, दैट इज आफ्टर द 1991 का रिफॉर्म जो इंडिया ने किया, ठीक है ना. सो 1991 में क्या हुआ है रिफॉर्म? NEP आई है जिसमें हम लोग ने LPG किया है, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. इससे क्या हुआ कि इंडिया की इकोनॉमी जो पहले क्लोज इकोनॉमी थी वो अब ओपन हो गई. ओपन होने का क्या फ़ायदा होता है कि हम लोग ट्रेड कर सकते हैं और US की कंपनी भी हमारे यहाँ ट्रेड आके कर सकती हैं. तो USA की इकोनॉमी के पास पैसा था, ठीक है ना, उनके पास कंपनीज बहुत थी, इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट था, तो उन्होंने इंडिया में आना शुरू कर दिया. तो उसके बाद क्या होता है कि USA का जो एक व्यू होता है इंडिया के अगेंस्ट चेंज हो जाता है. क्लिंटन 2 बार बने थे प्रेसिडेंट. फर्स्ट टाइम में क्लिंटन वॉज नॉट फेवरिंग इंडिया, दे वर फेवरिंग पाकिस्तान, ठीक है ना, क्योंकि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसा था जिसको फ़ायदा था उनसे. यदि जैसे इंडिया ने इकोनॉमिक लिबरेशन प्राइवेटाइजेशन शुरू किया, क्लिंटन, वही क्लिंटन जो आज से 4 साल पहले इंडिया का अपोज करता था, इंडिया आया है वो. फाइन. क्यों? क्योंकि आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म किया और आपका बहुत बड़ा मार्केट है. मार्केट होगा तो US की कंपनीज आएंगी यहाँ पे और हम भी जाएंगे कुछ ना कुछ लोग. फाइन. सो इसके बाद इंडिया की औकात बढ़ गई बेसिकली, क्योंकि हमने LPG किया, हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, एंड दैट वाज द गोल्डन फेज ऑफ इंडियन अपना जो भी कहिए इकोनॉमी या फिर इंडियन पास्ट, जहाँ पे हम काफ़ी डेवलप स्टेज पे पहुंच गए. फाइन. और ये काफ़ी टाइम तक रहा, 2016 तक हम लोग कहीं ना कहीं डेवलप करते रहे, उसके बाद तो सिचुएशन चेंज हो गई है. फाइन. सो दैट इज द सेकेंड आस्पेक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. इट मीन्स कि हमें ट्रेड को भी प्रमोट करना है या प्रोटेक्ट करना है तो हमें कहीं ना कहीं करना पड़ेगा. हमारे पास पॉजिटिव एग्जाम्पल भी हैं और निगेटिव एग्जाम्पल भी हैं. इसमें एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए. सो वी हैव वेरी पॉजिटिव रिलेशन विथ कंट्रीज लाइक USA, UAE. हिंदी में क्या बोला? कुछ बोला क्या किसी ने? ठीक है. सो वी हैव वेरी पॉजिटिव ट्रेड रिलेशन विथ कंट्रीज लाइक USA एंड UAE. At the same time, our relation with countries like Pakistan, our trade relation with countries like Pakistan is not that good. ठीक है ना. साथ ही हमारे आर्थिक संबंध देश जैसे पाकिस्तान जैसे देशों के साथ उतने अच्छे नहीं हैं. फाइन. सो पता चलेगा. तीसरा कंसेप्ट जो है, टू प्रमोट द सॉफ्ट पावर एंड द कल्चरल आस्पेक्ट ऑफ एनी नेशन. एंड यदि इसको प्रमोट करते हैं तो ये भी पार्ट किसका आता है? नेशनल इंटरेस्ट का ही आता है. सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ सॉफ्ट पावर? सॉफ्ट पावर का मैं बताऊंगा बाद में भी, वी विल राइट द डेफिनेशन एज वेल, बट अभी जाने के लिए समझ लीजिए जो मिलिट्री आस्पेक्ट नहीं होता है किसी चीज़ का. फॉर एग्जाम्पल, एनी नॉन मिलिट्री आस्पेक्ट between two nation state is known as the soft power. It means if Bollywood की movies are famous in कहाँ? the स्तन countries, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, and चाइना में भी फेमस है, ठीक है ना, मंगोलिया में फेमस है, अफगानिस्तान में फेमस है, पाकिस्तान में फेमस है, सऊदी में फेमस है. फाइन. सो अभी कुछ भी होता है तो अपने सलमान भाई और शाहरुख भाई पहुंच जाते हैं कहाँ? सऊदी, डांस करने के लिए. क्यों? दीज आर द आस्पेक्ट ऑफ आवर सॉफ्ट पावर. यानी कि अपना जो कल्चर है, एक कल्चरल आस्पेक्ट है, वो जाता है. फॉर एग्जांपल, श्रीलंका के हमारे संबंध अच्छे होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वी आर द ओरिजिनल कंट्री जहाँ से बुद्धिज्म का विस्तार हुआ था. सो गया आना उनकी मजबूरी भी एक तरफ से. फाइन. या फिर म्यांमार का. फाइन. सो म्यांमार इज लार्जली ए बुद्धिस्ट नेशन. फाइन. सो उनके इंडिया से अच्छे रिलेशन इसलिए हैं क्योंकि इंडिया इज ए कल्चरल एपी सेंटर ऑफ द साउथ एशिया. फाइन. सो दीज आस्पेक्ट इफ यू आर डिस्कसिंग तो ये नेशनल इंटरेस्ट का आस्पेक्ट होता है. फाइन. और वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू.
यदि मानसरोवर हमारा चाइना में पड़ता है ना, मानसरोवर, यदि चाइना से एकदम से रिलेशन खराब हो जाते हैं तो वो हमेशा क्या करती है, मानसरोवर यात्रा पे रोक लगा देती है। फाइन। सो यदि मानसरोवर यात्रा पे रोक लगा देंगे तो जो हिंदू पिलग्रिमेज हैं वो नहीं जा पाएंगे वहाँ पे, नहीं जाएंगे तो क्या होगा, असंतुष्टि होगी, असंतुष्टि होगी तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर होगा, प्रेशर होगा तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं क्या देगी, कंसेशन देगी चाइना को, ठीक है हम लोग आपसे आपका भी फ़ोन इंपोर्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप हमको ट्रेवल करने के लिए दे दीजिए। या फिर ब्रह्मपुत्रा के पानी को ब्लॉक कर दे चाइना, ठीक है ना, तो देर आर सेवरल कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द ब्रह्मपुत्रा रीजन एज वेल, ऑफ द ब्रह्मपुत्रा रिवर एज वेल। तो इस टाइप की कोई चीज़ होती है तो इसको कहा जाता है सॉफ्ट पावर। फाइन। सो तो प्रमोट आवर सॉफ्ट पावर इट ऑल्सो नेसेसरी टू हैव नेशनल इंटरेस्ट, और ये नेशनल इंटरेस्ट का ही कंपोनेंट आता है। फाइन। तो इसको भी लिख लीजिए। फाइन। सो टू इनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ सॉफ्ट पावर थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ इट्स कोर कल्चर एसेट। और सॉफ्ट पावर के डेफिनेशन स्टैंडर्ड हम लिखेंगे, सॉफ्ट पावर हार्ड पावर दोनों, तो डोंट वरी फॉर दैट। फाइन। शुरू के 2 क्लास थोड़े से कंसेप्ट वाले हैं, इट कैन बी बोरिंग बट कोई ऑप्शन नहीं है, देन इट विल बिकम स्मूथ, ठीक है ना। सो यू हैव टू बियर 2 क्लासेस। लिख लिया? वो ऑपरेटर ही बन गया। ठीक है, चलिए लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ठीक है ना। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं फॉरेन पॉलिसी के? सो द स्टेटमेंट इज टू क्रिएट मोर स्पेस and more option for itself in the international arena with flexibility and pragmatism of the highest order. So it's a very complex statement, but let us try to understand what is meaning of it. Fine. So इसका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस क्रिएट करना, स्पेस क्रिएट करना किस एस्पेक्ट में? इंटरनेशनल अरीना में, ठीक है ना। सो दैट अपना जो फ्लेक्सिबिलिटी है और pragmatism कैन बी compromise। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि देयर इज ए प्रोवर्ब दैट स्टेट इज ए लिविंग एंटिटी, ठीक है ना। स्टेट एक लिविंग एंटिटी, इसको मैंने लास्ट क्लास में समझाया होगा। फाइन। और रिपीटेडली नहीं समझाया। सो देयर इज ए कंसेप्ट दैट स्टेट इज ए लिविंग एंटिटी। इसका सिंपल मतलब क्या होता है कि जैसे ह्यूमंस आर लिविंग एंटिटी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इट? बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सो बढ़ने का बहुत अलग अलग लेवल होता है। एक तो फिजिकल ग्रोथ है, सेकेंड इज द मेंटल ग्रोथ, ठीक है ना। It means one is tangible growth and second is intangible growth. So when I say कि state is a living entity in terms of the tangibility, इसका मतलब क्या हुआ? जो दिख रहा है, means the expansion of your area, ये हो सकता है ना, वो intangible हो जाएगा। Let us try to understand. मैंने कहा there are 2 aspect of a state as a living entity, ठीक है ना। state, इसका blank sheet कहाँ से आता है? अच्छा, so हाँ ठीक है, thank you. सो मैंने कहा एंड लिविंग एंटिटी मतलब 2 एस्पेक्ट होंगे कि ये ग्रोथ करेगा, मींस ग्रोथ करेगा ना। ग्रोथ 2 एस्पेक्ट में होता है, जो दिख रहा होता है दैट इज टेंजेबल। सो तो मैं क्या करता हूं, आई गॉट सम स्वीट टूथ। स्वीट टूथ किसको बोलते हैं? मीठा ज़्यादा जो खाते हैं। सो मेरा है, मेरी आदत भी है मीठा खाने की। फाइन। सो मैं ज़्यादा मीठा खाने लगूंगा, मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो क्या होगा? मेरी टमी बाहर आ जाएगी। सो ये दिखता रहेगा कि मेरा जो बल्गिंग ऑफ टमी है ये दिख रहा है, तो इस इज टेंजेबल, दिखने वाली चीज़। एट द सेम टाइम मैं क्या करता हूँ, मीठा तो खाता ही हूँ, मैं पढ़ता भी बहुत हूँ। पढ़ूंगा तो मेरा क्या होगा? इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बढ़ेगी। जनरली यही होता है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होगा जो, लेकिन दिखेगा किसी को नहीं। मेरा दिमाग तो बड़ा हो नहीं जाएगा, मैं 50 किताब पढ़ लूंगा तो किताब तो इतना ही रहेगा ना, बट इंटेलेक्चुअली आई विल बी ग्रोइंग एज वेल। फाइन। सो इट इज इंटेंजेबल एस्पेक्ट। क्या है ये? मीन्स दैट कांट बी सीन बट स्टिल देयर इज अ ग्रोथ इन इट। ग्रोथ तो ही रहा है ना। आप लोग पढ़ते हैं, मतलब आज के IR की क्लास के बाद आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। सो दैट इज इंटेंजेबल। आपका हाइट ना बढ़े, वेट ना बढ़े, बाल ना पके मेरी तरह, बट कहीं ना कहीं आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो जाएगा। वी विल गॉट टू नो द वेरियस एस्पेक्ट एंड नुआंसेस ऑफ फॉरेन पॉलिसी। फाइन। सो इट इज इंटेंजेबल ग्रोथ दैट यू आर गेटिंग। फाइन। सो अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड द
स्टेटमेंट दैट आई एम ट्राइंग टू गिव यू. अभी ये कहाँ से आएगा? बैक से. ओके. So what is the statement written over there? Can someone read? To create more space and more options for itself in the international arena with flexibility and pragmatism of the highest order. Fine. So इससे क्या होगा, यदि आप अपने फॉरेन पॉलिसीज को सही से चलाते हैं तो इट क्रिएट्स स्पेस फॉर यू, नॉट ओनली टेंजेबल बट ऑल्सो इंटेंजेबल. टेंजेबल एक्सपेंशन नाउ इट इज नॉट पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि इंडिया की टेरिटरी बढ़ा दी जाए, सो इज इट पॉसिबल अंटिल वी आर एनेक्सिंग सम स्टेट. ठीक है ना, रसिया कर सकती है, यूएसए कर सकती है, बट फॉर इंडिया टू अटैक पाकिस्तान एंड ग्रैब इट्स लैंड इज क्वाइट अनइम्पॉर्टेंट. हम तो करगिल में जीत के भी पीछे आ जाते हैं. या फिर हमने बांग्लादेश बना दिया लेकिन कभी भी ये नहीं कहा कि बांग्लादेश का कुछ हिस्सा हमें भी दे दो. कभी कहा क्या? अभी बांग्लादेश की 50 साल अभी ही पूरे हुए हैं, 16 दिसंबर को 50 साल पूरा हुआ है इस बार. फाइन. सो वी हैव क्रिएटेड बांग्लादेश आउट ऑफ द पाकिस्तान, बट वी नेवर क्लेम्ड कि कुछ हिस्सा हमें भी दे दो. ओरिजिनली बांग्लादेश वाज आल्सो पार्ट ऑफ लार्जर इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया. फाइन. बट हमने कभी नहीं कहा बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू गेन द टेरिटरी नाउ इट इज, बिकॉज अब सबके नेशनलिटी सब में आ गई है, द फीलिंग ऑफ सॉवरेनिटी एंड नेशन स्टेट सब में आ गई है. सो वेरी हार्ड टू कैप्चर एनी कंट्री लाइक दैट. बाय फोर्स नहीं कर सकते अंटिल यू आर रसिया. रसिया का जो बंदा है पुतिन, वो फैंटम है, वो कर सकता है. उसने क्रीमिया को क्या किया? एनेक्स कर लिया. अभी क्या बोल रहा है? उसके साथ वाला एक और कंट्री है, साथ में ही कंट्री है, क्या नाम है उसका? मैं भी नाम भूल रहा हूँ. रशिया के बगल में कौन है? क्रीमिया जिसका पार्ट हुआ करता था, यूक्रेन. फाइन. सो यूक्रेन के ऊपर वो अटैक करने की बात कर रहा है अभी. अभी देखना कि देयर इज ए टेंशन बढ़ गई है काफ़ी रशिया और यूक्रेन के बीच में, क्योंकि मोस्ट लाइकली रशिया विल अटैक यूक्रेन बिकॉज यूक्रेन इज ए पार्ट ऑफ द नाटो एंड रशिया को ये पसंद नहीं है. ठीक है ना, क्योंकि उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसा है कि उससे काफ़ी थ्रेट होती है. तो रशिया तो ऐसा कर सकती है किसी के ऊपर अटैक करके उसका हिसाब कर सकती है, लेकिन इंडिया ऐसी कंट्री नहीं कर सकती क्योंकि उसके काफ़ी निगेटिव कंसिक्वेंसेज होते हैं. फाइन. तो हम क्या करेंगे? दूसरा ऑप्शन हमारे पास है टू ग्रो इन बिजनेस. ठीक है ना, यदि हम अपने इंडस्ट्रीज़ को बांग्लादेश में पहुंचा दें, यदि हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को श्रीलंका में पहुंचा दें, यदि हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को यूएसए में पहुंचा दें, और हमने पहुंचाया भी है. फाइन. या फिर हम अपने बॉलीवुड को सऊदी अरबिया में बेचें, हम अपने सॉन्ग्स को, ठीक है ना, कतर में बेचें, यदि हम अपने सॉन्ग्स को इंडोनेशिया में बेचें. फाइन. सो इट कैन बी ए वे टू ग्रो आवर सेल्फ दैट इज इंटेंजिबल. वो दिखेगा नहीं कि हमारी हेजमनी हो रही है, बट होगी बिकॉज हमने यदि सप्लाई करना शुरू किया है राइस का, बासमती राइस का, और इसको सब लोग लाइक कर रहे हैं यूरोप में, और सबको आदत लग गई खाने की, और अचानक हम लोग क्या करेंगे? उसको विड्रॉ कर लेंगे. तो खाने उससे जो मजबूर हैं उनको तो लगे कि खाना है, तो वो क्या करेंगे? यूरोपियन कंट्रीज से रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ भी हो के सप्लाई रिज्यूम करवाओ. ठीक है ना. सो दैट इज द इंटेंजिबल वे दैट कोई देश बढ़ता है. फाइन. और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चाइना. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ चाइना इज नॉट गोइंग फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इट्स टेरिटरी, नॉट ओनली टेंजेबल बट ऑल्सो इंटेंजेबल. फाइन. उसके लिए हमें समझना होगा. ठीक है ना. तो चाइना क्या कर रही है अभी? चाइना इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल रिलेशन. फाइन. सो चाइना दोनों काम कर रही है. इंडिया नहीं कर सकती है, इंडिया अटैक नहीं कर सकती है क्योंकि इसके निगेटिव कंसिक्वेंसेस ज़्यादा हैं. सो देयर इज ए वर्ड हम लोग कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. तो ये क्या होता है? क्या होता है ये? एग्जैक्टली. सो आप यदि क्लास मेरी अटेंड कर रहे हैं, 2 घंटा आपने अटेंड किया और 2 घंटे के बाद भी आपको कुछ समझ में ना आए, तो देयर इज नो बेनिफिट टू इट. आपने टाइम भी इन्वेस्ट किया, कोई जॉब छोड़ के आ रहा है, कोई टाइम दे रहा है, कोई पैसा दे रहा है. फाइन. तो यदि आपने अपना अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट किया और 2 घंटे में आपको आउटपुट कुछ भी नहीं आया, तो देयर इज नो बेनिफिट टू इट. सो क्लास आने का ये होना चाहिए आप कुछ ना कुछ लेके जाएं. फाइन. यदि इंडिया अटैक करती है और पाकिस्तान के किसी हिस्से को अपना लेती है, तो देयर आर कॉस्ट टू इट प्लस देयर इज बेनिफिट टू इट. फाइन. कॉस्ट क्या है, बेनिफिट क्या है? तो हम एक लार्जर एनालिसिस करते हैं तो हमें लगता है कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बेनिफिट कम है. अभी पाकिस्तान की पॉपुलेशन 13-14 करोड़ होगी शायद, तो इतनी तो होगी. फाइन. यदि हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर लेते हैं, इट्स वेरी इजी फॉर अस. ठीक है ना. पाकिस्तान को तोड़ना या फिर पाकिस्तान को अपने अंदर करना इट्स वेरी इजी, बट हु विल बियर द कॉस्ट? अल्टीमेटली इंडिया. ऑलरेडी वो गरीब भूखमंगे देश हैं, हमने अटैक भी कर दिया तो 13 करोड़ लोगों को खिलाना ही मुश्किल हो जाएगा. फाइन. सो इंडिया क्या करेगी? नहीं,
तुम खुश रहो हम खुश रहते हैं, लेकिन ज़्यादा चौधरी नहीं बनना है, ठीक है ना। ये भी इंडिया करता है, इसके लिए क्या करेगी, बीच बीच में सर्जिकल स्ट्राइक कर देगी, ठीक है। सो तो उसका कुछ फ़ायदा है, उसका कुछ फ़ायदा है कि हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया और 1 साल तक कुछ पाकिस्तान के ऊपर से शरारत नहीं हुई, तो उसका कुछ फ़ायदा है। बट एट द सेम टाइम इफ़ वी आर न्यूकिंग द पाकिस्तान, फॉर एग्जाम्पल एक सिनेरियो लेते हैं कि हमने पाकिस्तान को पूरा पूरा न्यूक कर दिया, मीन्स बॉम्ब गिरा दिया। सो बॉम्ब गिराने का खर्चा कितना आएगा, कम ही आएगा, लेकिन पूरा का पूरा पाकिस्तान यदि मैप से वाइप आउट हो जाएगा तो उसके कंसिक्वेंसेस इंडिया के ऊपर बहुत होंगे, ठीक है ना। कि इंडिया के ऊपर लोग कहने लेंगे यार तुम कैसे देश हो, तुम्हारे ऊपर ये होगा वो होगा, बहुत सारे एम्बार्गोज लग जाएंगे, फाइन। तो इंडिया कभी ऐसा नहीं करेगी क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं है, तो इंडिया छोटे मोटे काम करके ही खुश रहेगी क्योंकि उसी में फ़ायदा है। द सेम गोज विद चाइना और एनी कंट्री लाइक दैट। और वो स्टेटमेंट को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चाइना क्या करती है, टेंजेबल प्लस इंटेंजेबल काम, ठीक है ना। सो फर्स्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटेंजेबल एस्पेक्ट ऑफ द चाइनीज पॉलिसी। और इसके लिए हमें समझना होगा कि पाकिस्तान चाइना की जो इकोनॉमिक पॉलिसी वो क्या करती है, ठीक है ना। सो चाइना इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड कि इंटरनेशनल में इंटेंजेबल चीज़ों को कैसे बढ़ाया जाता है। तो चाइना क्या करती है, डेप्ट करती है, डेप्ट ट्रैप करती है। क्या करती है, क्या होता है ये, लोन देती है, खुले हाथ से लोन देती है। किसको देगी, श्रीलंका को, ठीक है। किसको देगी, डिबोटी को, पाकिस्तान को देगी। फिर क्या करेंगे, उनको पता है कि ये कंट्रीज पे बैक नहीं कर पाएंगे, उनको पता है, क्योंकि पाकिस्तान तो कभी नहीं कर पाएगा, श्रीलंका भी नहीं कर पाएगा, इतना पैसा दे देते हैं, कम इंटरेस्ट पे देते हैं कि कभी वापस नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, धीरे धीरे करके कहेंगे कि ग्वादर में बना रहा हूँ, अपने पैसे से बना रहा हूँ। पाकिस्तान वाले खुश, बेवकूफ़ तो होते हैं बेचारे, इमोशनल तो हैं, हम भी इमोशनल, हम बेवकूफ़ कम है। तो वो कहेंगे ग्वादर तुम बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ग्वादर बना लिया तो कहेगा कि चलो 50 साल का लीज दे रहा हूँ और 50 साल के बाद मैं इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसका इंटरेस्ट के साथ मुझे रिटर्न कर देना। इंटरेस्ट बहुत कम रहेगा, लेकिन पाकिस्तान की कंडीशन ऐसी है कि वो उतना भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा, फाइन। तो अल्टीमेटली क्या कहेगा, चाइना प्रेशर करवाएगा पाकिस्तान के ऊपर कि रिटर्न करो, रिटर्न करो। जैसे आप लोग भी करते हैं, दोस्त को पैसे देते होंगे, नहीं टाइम पे देते हैं तो क्या करते हैं, भाई रिटर्न कर दो यार, मम्मी डांट रही है, होता है ना, बहाना कुछ चाहिए ना, वो भी कहेंगे कि यार सीपीसी वाले बोल रहे हैं कि अभी पैसा चाहिए, बहुत दिक्कत हो गई। तो यदि पाकिस्तान, इफ दो कंडीशन होंगे, पहला कंडीशन तो पाकिस्तान यदि दे देती है पैसा, सो गुड एंड सो वेल, ठीक है ना। नहीं देती है तो क्या होगा, सीज कर लेंगे। तो वो कहेंगे कि ये हमने बनाया है, सब पैसा हमारा लगा है, ठीक है ना, तुम लोग अब क्या कर रहे हो, तुमने नहीं दिया। और कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा रहता है, ठीक है ना, इफ़ यू आर नॉट एबल टू पे बैक दिस प्लेस कैन बी टेकन केयर बाय हुम, चाइना। और इन्होंने श्रीलंका में फ्रिक्वेंटली किया है, श्रीलंका इस चीज़ से परेशान है, फाइन। श्रीलंका का बहुत सारे पोर्ट्स जो चाइना ने डेवलप किए हैं अपने पैसे पे, अब श्रीलंका उसको पे बैक नहीं कर पा रही है, तो श्रीलंका क्या कर रहे हैं चाइना वाले, वहाँ जाकर अपना अपने लोगों को बिठा रहे हैं, अपने लोगों को काम करवा रहे हैं, फाइन। इससे भी बढ़िया एग्जाम्पल है इसका जो अफ्रीका में ये लोग कर रहे हैं। अफ्रीका में तो उन्होंने गंद मचा रखा है। अफ्रीका में ये क्या करते हैं कि अपने यहाँ के जो इनके क्रिमिनल्स होते हैं, इंडिया वाले क्या करते हैं, खिलाते हैं, जेल में रख देते हैं और खिलाते हैं हम लोग उनको। अभी तिहाड़ में मोस्ट ऑफ द जो कैदी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं ना, मोस्ट ऑफ द कैदी फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, फाइन। सो चाइना वाले थोड़े होशियार हैं, उन्होंने क्या किया है, जो उनके कैदी होते हैं, जो हार्डेंड क्रिमिनल्स होते हैं, उनको वो अफ्रीका ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। अफ्रीका में कहते हैं आप काम करो यहाँ पे, वहाँ पे जितने चाइना के प्रोजेक्ट हैं उनसे करवाते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है उनको, एक तो पैसा नहीं देना पड़ता उनको, लेबर कॉस्ट नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी वो सजा कर रहे हैं, सजा कंप्लीट कर लेंगे तो क्या होगा, उनकी सज़ा माफ़ हो जाएगी। प्लस अपने लोगों को ही दे रहे हैं ना, वो अफ्रीकन को तो नहीं दे रहे हैं ना जॉब, ठीक है ना। सो ये ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो इंटेंजेबल होती हैं, आप बिना कुछ दिखाए हुए उस देश को अपने अंदर रख रहे हैं, अपने कब्जे में रख रहे हैं। और चाइना इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल टू इट, फाइन, जिसमें क्लियर पता चलता है कि दे आर डूइंग दिस थिंग, और धीरे धीरे करके वो ओवर पावर कर लेंगे। सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी इज इंटेंजेबल, और अगेन चाइना इज वेरी गुड एग्जाम्पल कि हाउ दे आर डूइंग दिस टेंजेबल थिंग्स। सो चाइना के बारे में कहा जाता है कि दे आर कंज्यूरिंग स्पेस इनटू द साउथ चाइना सी। क्या कर रहे हैं, दे आर कंज्यूरिंग स्पेस इनटू द साउथ चाइना सी। वो क्या करते हैं, बहुत मजा आएगा समझ के कि कैसे कैसे करते हैं, फाइन। अगेन इट इज अ फॉरेन पॉलिसी का कंसेप्ट कि एक होती है आपकी बाउंड्री, ठीक है ना, और दूसरी होती है आपकी सी बाउंड्री, ऐसे करके कुछ कंसेप्ट है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, फाइन। 200 नॉटिकल माइल्स एंड ऑल पढ़ा होगा, फाइन। फिजिकल बाउंड्रीज एंड देयर इज या पॉलिटिकल बाउंड्रीज देयर, और आपका एक और होता है, मैं एग्जैक्ट टर्म भूल रहा हूँ। अगेन इट इज मोर रिलेटेड टू 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर आपकी जो भी चीज़ें रहेंगी उस पर आपका इकोनॉमिक सॉवरेन भी रहेगा। चाइना क्या करती है, अभी है साउथ चाइना सी, ठीक है ना, तो ये लीजिए चाइना की ये बाउंड्री खत्म होती है यहाँ पे, जो उनकी नॉर्मल बाउंड्रीज है, यानी कि जो उनकी लैंड बाउंड्री है यहाँ पे खत्म हो रही है,
और यहाँ पे कोई स्पेस है जिसका नाम है स्पार्टले आइलैंड, ठीक है ना, इसका क्या नाम है, स्पार्टले आइलैंड, जो डिस्प्यूटेड है। अभी चाइना क्या करेगी, बीच में सी है, सी में क्या कर रही है वो, धीरे धीरे करके बालू गिराना शुरू करेगी, धीरे धीरे करके बजरी गिराना शुरू करेगी, बदरपुर जिसको बोलते हैं आप, ठीक है ना, वहाँ पे कुछ कुछ गिराना शुरू कर देगी, धीरे 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 करके क्या होगा, यहाँ पे पानी खत्म हो जाएगा, वहाँ पे लैंड आ जाएगा, ठीक है ना। सो उनकी जो बाउंड्री है वो यहाँ से यहाँ बढ़ जाएगी, फाइन। तो उनका जो क्लेम है इस जगह पे बढ़ जाएगा, नॉट ओनली इस जगह, आगे से जो 200 किलोमीटर होगा वहाँ तक भी क्लेम बढ़ जाएगा उनका, बिकॉज ऑफ द रूल, इंटरनेशनल रूल, ठीक है ना। अभी यहाँ पे कर लिया तो किसी ने कुछ नहीं बोला, वो आगे करेंगे, यहाँ पे भी कुछ और कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे भी उन्होंने आर्टिफिशियल बाउंड्री बना दी, आर्टिफिशियल लैंड क्रिएट कर दिया, उसकी अगली बाउंड्री यहाँ से कैलकुलेट होगी और 200 माइल्स उनका बढ़ जाएगा, ठीक है ना, नॉटिकल माइल। सो दिस वी कॉल कंज्यूरिंग ऑफ द स्पेस बाय द चाइना, दैट दे आर डूइंग फ्रिक्वेंटली इन कहाँ पे, साउथ चाइना सी में। सो दिस इज अ टेंजेबल एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिसीज दैट चाइना इज डूइंग इन फ्रिक्वेंटली, और ये दोनों करते हैं, टेंजेबल प्लस इंटेंजेबल दोनों। बट इंडिया यहाँ पे टेंजेबल नहीं कर पाती, बिकॉज थोड़े से हम लोग आइडियलिस्टिक भी हैं और थोड़े से क्या हैं, कैपेबल भी नहीं है, फाइन। सो क्लियर ये वाला स्टेटमेंट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। सो राइट इट डाउन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरेन पॉलिसी इज टू क्रिएट more space and more option, ठीक है, for itself in international arena। ठीक है, with flexibility and pragmatism of highest order। और उसके नीचे लिख लेना, there are two aspect of it, tangible as well as intangible, fine। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेना लेकिन, ठीक है ना। देर आर टू आस्पेक्ट ऑफ इट, टेंजेबल एंड इनटेंजेबल। टेंजेबल को हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ, दृश्य एंड अदृश्य। और देखिए बनाइएगा भी ना तो ऐसे ही बनाइएगा, इट विल हेल्प यू आउट। सो ऐसे करके बना लीजिएगा, दैट इज टेंजेबल, इंटेंजिबल, ठीक है ना। सो इस तरह से करने से थोड़ा सा ब्रेन को इजी होता है प्रोसेस करना। दीज आर द टूल्स टू अंडरस्टैंड। ठीक है, लिख लिया, समझ में भी आ गया ना। थोड़ा सा अभी लगेगा बोरिंग, बट इट विल हेल्प यू आउट बाद में, जब मैं बाद में बोलता रहूँगा ना ये सब, दैट state is a living entity, तो you will get to understand कि what is the meaning of living entity and what the component of the living entity in terms of the tangible as well as in terms of the intangibles, fine। Now let us try to understand कि ingredient of a nation state। तब से हम लोग बात कर रहे हैं कि nation state nation state nation state। Now let us try to understand कि इसके ingredient होते क्या क्या हैं, fine। So again it's a classical and basic concept, ठीक है। nation state के largely कैसे होते हैं, fine। तो पहला component क्या है, territory, ठीक है ना। सो इंडिया की टेरिटरी फिक्स है क्या, फिक्स है, ऑलमोस्ट फिक्स है, बट क्लासिकल सेंस में इट इज नॉट फिक्स, क्योंकि वी हैव लिविंग बाउंड्री डिस्प्यूट विथ मोस्ट ऑफ आवर नेबर कंट्रीज, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग बांग्लादेश। वी हैव डन रिसेंटली लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विद द बांग्लादेश जस्ट टू शॉर्ट आउट द टेरिटोरियल डिस्प्यूट, फाइन। सो यदि हम कहते हैं कि टेरिटरी एस्पेक्ट है, यस, इंडिया का लार्जली इट इज इंटैक्ट, मतलब देर आर फ्यू लिविंग डिस्प्यूट एज वेल बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सो चाइना क्या क्लेम करती है, अरुणाचल इज पार्ट ऑफ चाइना कहते हैं ना वो लोग, इट्स अ पार्ट ऑफ द ग्रेटर तिब्बत जनरली कहते हैं, और फिर वो अक्साई चीन को तो ले ही चुके हैं, ठीक है ना। एंड कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं वो लोग, अभी तो कुछ भी बोल देंगे,
अभी गलवान को कभी कुछ बोल दें कभी कुछ, दैट इज अगेन बिकॉज मैंने कहा कि परसेप्शन बेस्ड है, मैंने पहले बताया द रिलेशन बिटवीन द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज परसेप्शन बेस्ड एंड देयर इज अ न्यू क्लियर डिमार्केशन ऑफ द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना. सो लार्जली यदि मैं बोलूँ कि इंडिया इस एग्जाम्पल में एग्जैक्टली फिट होती है तो इट विल नॉट बी करेक्ट. जो करेक्ट है एग्जैक्ट डेफिनेशन जिसको सूट करती है दैट इज यूएसए. क्या है? यूएसए. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूएसए. सो यूएसए की नेबरिंग कंट्री कौन सी है? कनाडा. सो उनका कनाडा के साथ कोई बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं है, लार्जली इट इज सेटल्ड नाउ. फाइन. इनका होता था अभी के टाइम बहुत पहले, बट अभी देयर इज नो बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन द कनाडा एंड यूएसए. मैक्सिको, रशिया, ठीक है ना. सो लार्जली द बाउंड्री बिटवीन बाउंड्री ऑफ यूएसए इज सेटल्ड. सो जो एकदम से अच्छा एग्जांपल होगा फर्स्ट केस का दैट इज ए फिक्स्ड टेरिटरी, इट इज द यूएसए, बिकॉज इंडिया का अभी नहीं है, इट इज बीइंग सेटल्ड ओनली. फाइन. सो ये एक एस्पेक्ट हो गया. दूसरा, देयर शुड बी पॉपुलेशन. ठीक है ना. देर आर लॉट ऑफ द कंट्री जहाँ का पॉपुलेशन, कोई कोई आइलैंड है, बहुत सारे ऐसे आइलैंड है, इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे आइलैंड जहाँ पे कोई रहता ही नहीं है. यदि वो नहीं रहेगा तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट इज़ नॉट ए नेशन स्टेट. ठीक है ना. इट इज़ ओनली ए टेरिटरी और नेशन स्टेट नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आर्टिफिशियली किसी जगह को बना दूँ जिसमें कर दूँ, अभी हुआ भी था, एक कोई बाबा हैं, क्या नाम है उनका, नित्यानंद, बाबा नित्यानंद है, उन्होंने क्या बना दिया है, शिवा आइलैंड बना दिया है शायद, कहाँ पे, उधर अपने गोवा के आसपास शायद बना दिया है. तो शिवा आइलैंड को बोलते हैं वो कि इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट है, उसमें इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन लागू नहीं होते, ऐसा उनका क्लेम है. ऐसा है कुछ नहीं, बट ही इज़ क्लेमिंग द सेम. तो ऐसा कुछ होता है तो उसको कोई वैलिडिटी नहीं देते हैं. फाइन. फॉर एग्जाम्पल, इफ तालिबान इज ओवरटेकिंग द पॉलिटिकल सिनारियो इन अफगानिस्तान until unless the government of Taliban is recognized by each and every state, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं होगा कि तालिबान उसके ऊपर राज कर रहा है कि नहीं कर रहा, गवर्नमेंट क्योंकि फिक्स नहीं है. फाइन. सो चार बेसिकली कंपोनेंट में पॉपुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, और इसका होना भी एक नेशन स्टेट के लिए जरूरी है, तभी किसी देश को हम नेशन स्टेट कहते हैं. फाइन. नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट, जो हमने कहा तालिबान का कंडीशन एंड इंडिया का कंडीशन. अनटिल अनलेस योर गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड ऑर्डर, आपको कहा जाएगा कि आप नेशन स्टेट नहीं है. ठीक है ना. और एक गवर्नमेंट का होना जरूरी है जो कि रिकॉग्नाइज हो. फाइनली इट्स अ सॉवरेनिटी दैट मैटर्स मोस्ट. सॉवरेनिटी किसको बोलते हैं? ठीक है. सो सॉवरेनिटी बोलते हैं सेल्फ रूल को, और सॉवरेनिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी नेशन स्टेट का. एंड वी विल नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सॉवरेनिटी होती क्या है. ठीक है ना. सॉवरेनिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? संप्रभुता. सो कोई एग्जाम्पल्स सॉवरेनिटी का? इंडिया इज ए सॉवरेन स्टेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? So let us try to understand sovereignty in better terms. Fine. So मैं कहता हूँ India is a sovereign state. At the same time, Pakistan is not a sovereign state. ठीक है ना. So मैं कहता हूँ इसको I will explain this as well. So when I say कि India is a sovereign state, this simply means we are capable to make independent decisions. Fine. Independent decision means हम रशिया और यूएसए आपस में आर्क राइवल हैं, आर्क राइवल है ना, लेकिन वी आर कैपेबल ऑफ बाइंग मशीन्स एंड द फाइटर प्लेन्स फ्रॉम द रशिया एज वेल एज फ्रॉम द यूएसए. क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर किसी का जोर नहीं चलता, ना रशिया का जोर चलता है ना किसी यूएसए का चलता है. हमें लगेगा कि रशिया का फाइटर प्लेट अच्छा है, कम दाम में मिल रहा है, तो हम लोग किससे खरीदेंगे? रशिया से खरीदेंगे. एट द सेम टाइम हमें लग रहा है कि राफेल अच्छा है, ना रशिया से खरीदेंगे ना यूएसए से खरीदेंगे, राफेल खरीद लेंगे जो फ्रांस का है. फाइन. सो यदि हम इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कैपेसिटीज हो तो इसको क्या कहता है? वी आर सॉवरेन कंट्री. एट द सेम टाइम इफ यू आर एक पर्सन लिविंग इन पाकिस्तान, जहाँ पे चाइना ने क्या किया है? डेप्ट ट्रैप्ड कर लिया है. फाइन. सो पाकिस्तान के ऊपर कुछ कंडीशंस डाल दिए हैं कि यदि आप इस कंट्री से रिलेशन में आते हैं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज और बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि आप हमारे अब क्या हैं? अब हमारे अंदर हो गए हैं. फाइन. या सऊदी फ्रिक्वेंटली ये कर रही है, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ लोन्स देती है और टर्म कंडीशन ऐसा कर देती है जिसमें परेशान हो जाते हैं. एंड देयर आर फनियर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सऊदी लोन्स. वो देते हमेशा हैं लेकिन कुछ ना कुछ उनसे वापस में ले ही लेते हैं. यदि कोई ऐसा कंट्री होता है तो दे आर नॉट नोन एज द सॉवरेन. फाइन. सो सॉवरेन ऐसा नहीं कि वो यदि कल के डेट में चाइना चाहे तो पाकिस्तान में कोई भी डिसीजन मेकिंग चेंज करवा सकती है, कोई भी करा सकती है. टाइम. सो ऐसी कंट्रीज को सॉवरेन नहीं बोला जाता है. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल, सॉरी इससे आगे इससे बढ़ेगा ना.
और आगे, हाँ, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है ये वाला फोटो। सो क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, मम जीवनम। सो एग्जैक्टली माई लाइफ माई रूल इज सॉवरेनिटी। कैसे पता चलता है इससे, आप 18 साल से नीचे के इसके होते हैं लीगली, ठीक है ना, तो आप स्कूल में बेसिकली रहते हैं 18 साल तक, लार्जली स्कूल में ही रहते हैं या फिर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर वगैरह में होंगे, फाइन। सो उसको बोला जाता है कि आप एडल्ट नहीं हैं, लीगली यू आर नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग मेकिंग डिसीजंस। तो आप घर में पार्टी होती है, बर्थडे पार्टी होती है या बहुत सारी पार्टीज होती हैं, यू नो ऑल दिस। घर वाले को बोलते हैं कि मुझे पार्टी पे जाना है और रात को 11 बजे जाना है और 2 बजे मैं आऊँगा या आऊँगी, फाइन। घर वाले क्या कहते हैं, नहीं जाना है, ठीक है ना। और यदि आप एसर्ट करते हैं तो मम्मी के पास एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र रहता है, पता नहीं आप लोगों ने खाई नहीं खाई, मैंने बहुत खाई है। क्या कहते हैं उसको, है बेलन, चप्पल, झाड़ू, देयर आर एन नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल जो उनके ब्रह्मास्त्र होते हैं, फाइन। सो आपको शुरू हो जाता है ब्रह्मास्त्र पे ब्रह्मास्त्र लगना, बिकॉज यू आर नॉट सॉवरिन, बिकॉज यू आर नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन एट टाइम, लीगली बोला जाता है ऐसा, फाइन। सो इसको कहेंगे कि यू आर नॉट सॉवरिन, घर में यू आर नॉट सॉवरिन, फाइन। सो हु इज द अल्टीमेट डिसीजन मेकर इन योर होम, मॉम या डैड, जनरली डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, किसी के यहाँ पापा किसी के यहाँ मम्मी, फाइन। सो इट इज द मॉम और डैड दैट इज अल्टीमेट सॉवरिन इन योर फैमिली, बिकॉज ही और सी इज कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजंस, और वो इंप्लीमेंट भी करा लेते हैं, फाइन। उन्होंने कह दिया कि 8 बजे से पहले घर आना है तो आना पड़ेगा, नहीं तो बेल्टे बेल्ट, ठीक है। सो होता है ये से, यही बात इंटरनेशनल रिलेशन में भी होता है। व्हेन यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस, मम जीवनम मम नियमम, ठीक है ना, माई लाइफ माई रूल, देन यू आर ए सोवरन कंट्री, फाइन। सो सॉवरेनिटी का यही एक बड़ा डेफिनेशन है, और जो बेसिकली समझने के लिए है, और जो सॉवरेनिटी का बेसिकली कंसेप्ट शुरू हुआ है, एक्चुअली ये 17वीं सेंचुरी का कंसेप्ट है। उससे पहले संप्रभुता उतनी कुछ खास नहीं मानी जाती थी। 17वीं सेंचुरी में क्या होता है, द ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया होती है, फाइन। ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया बस जानने के लिए समझ लीजिए, अगेन दैट इज फॉर द अंडरस्टैंडिंग ओनली। तो इसमें करीब 80 साल तक लड़ाई हो रही थी दो कंट्री के बीच में, और लड़ाई जब कंक्लूड हो जाती है तो एक ट्रीटी के बाद होती है, हमेशा लड़ाई कंक्लूड होती है तो ट्रीटी के बाद ही होती है। सो ट्रीटी को बोला जाता है ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया, जिसके बाद सॉवरेनिटी का कंसेप्ट आया, ठीक है ना। और बेसिकली सोवरेनिटी को डिफाइन करने के लिए कि इफ यू आर एबल ऑफ मेकिंग डिसीजंस, फाइन, कैपेबल ऑफ मेकिंग ऑन डिसीजंस। सो इसको लिख लीजिए, एस्पेक्ट ऑफ ए नेशन स्टेट। तो लार्जली देयर आर 4, ठीक है ना। सो ठीक है, यू कैन मेक द चार्ट्स और वॉट एवर डिपेंडिंग अपॉन। ठीक है, लिख लिया। हांगकांग वाला केस पता है क्या आप लोगों को, हांगकांग में क्या हुआ, चाइना ने उसको ओवरटेक कर लिया बेसिकली। पहले इट यूज टू बी ए ब्रिटिश कॉलोनी, बाद में ब्रिटिशर्स चले, फिर भी ये इंडिपेंडेंट थी, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट थी, बिकॉज चाइना का उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था। बट ऑफ लेट क्या, अभी पिछले साल ही हांगकांग को क्या किया, चाइना ने अपने अंदर मिला लिया, फाइन। नाउ दे आर क्लेमिंग कि ताइवान इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द चाइना, ठीक है ना, हाँ दे आर क्लेमिंग। और ताइवान के ऊपर काफ़ी क्या कर रहे हैं, जेट्स वगैरह स्क्रैम्बल करा दे रहे हैं, और 60-70 जेट एक बार स्क्रैम्बल करा दें। ताइवान छोटी सी कंट्री, एकदम छोटी सी कंट्री है, फाइन। तो ताइवानीज क्या करेंगे, परेशान होके गिव अप कर देंगे, जैसा हांगकांग ने किया। तो यदि ऐसा कुछ होता है तो उनकी सॉवरेनिटी के ऊपर खतरा बोला जाता है, और सॉवरेनिटी के ऊपर खतरा बोला जाएगा मीन्स वो नेशन स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आते। हांगकांग इज ए नॉट ए नेशन स्टेट। और तिब्बत के पास तीनों चीज़ें ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं। देयर इज अ टेरिटरी दैट इज फिक्स, तिब्बत का है। देयर इज अ पॉपुलेशन, तिब्बत का पॉपुलेशन भी है। गवर्नमेंट भी उनकी है इन एग्जाइल, दलाई लामा हेड ऑफ गवर्नमेंट है, बट लेकिन उनके पास सॉवरेनिटी नहीं है। सो विल दे बी कॉल्ड एज ए नेशन स्टेट, नहीं कहलाएंगे। कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे, बट नेशनल प्रेजेंस उनका कुछ भी नहीं होगा, फाइन। सो देयर आर लॉट्स ऑफ सच एग्जाम्पल। फलस्तीन, विल सी द फलस्तीन का पॉपुलेशन इज श्रिंकिंग, नॉट ओनली पॉपुलेशन बट ऑल्सो द जोग्राफिकल एक्सटेंस ऑफ फलस्तीन इज श्रिंकिंग। तो ये पता नहीं चलता इजराइल कहाँ है, फिलिस्तीन कहाँ है। सो वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इन द वेस्ट एशिया उस टाइम का, फाइन। सो दीज आर द फ्यू एस्पेक्ट ऑफ द नेशन स्टेट। लिख लिया ये चारों, ठीक है ना। सो नाउ ये भी लिख लीजिए, द कंसेप्ट ऑफ द सॉवरेनिटी
started in 1648 only with the Treaty of Westphalia. समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है ना? थोड़ा बोरिंग हो रहा है क्या? ठीक है ना, क्योंकि अभी कर नहीं सकते, कंसेप्ट हैं ये सब, कंसेप्ट थोड़ा बोरिंग होगा. When we start with the India's neighbor or we will start with either Pakistan or Afghanistan, मजा आएगा. ठीक है. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वर्ल्ड में कैसे फॉरेन पॉलिसी का ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ है. ठीक है ना. उसके लिए वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि इवोल्यूशन ऑफ द इंटरनल पॉलिसीज और फॉरेन पॉलिसीज और द वर्ल्ड ऑर्डर. ठीक है ना. सो बेसिकली 4 or 5 things are there. Fine. Since the modern day foreign policy is said to be started from the Treaty of the Westphalia, तो मॉडर्न वर्ल्ड ऑर्डर को क्या बोलते हैं? वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर. इट्स टू ऑब्वियस, क्योंकि उसके बाद ही सॉवरेनिटी का कंसेप्ट एज सच इवॉल्व हुआ है. उससे पहले था नहीं नेचर में, मतलब इंटरनेशनल पैरेलल्स में नहीं था, बिकॉज उतना डेवलप नहीं हुआ था. फाइन. तो इसके फीचर हैं. पहला फीचर ये कहलाता है कि फाउंडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ दिस वर्ल्ड ऑर्डर वाज सॉवरेनिटी, which is basically implied that non-interference in the domestic affair of the other country. क्लियर है? यानी कि यदि चाइना श्रीलंका के डोमेस्टिक अफेयर में इंटरफेयर करती है और ये कहती है कि इंडियन कंपनीज को आप बाहर कर दीजिए, और यदि ईरान में जो अपना फरजाद बी गैस पाइपलाइन है, ठीक है ना, ये गैस एक गैस का रिसोर्स है जिसको हमने बहुत टाइम के बाद इन्वेंट किया है, वहाँ पे बहुत इन्वेस्ट के बाद, और वो यदि दे दिया जाता है चाइना को अंडर द प्रेशर ऑफ चाइना बाय द कौन? इरानियंस. सो इरानियंस आर असर्टिंग देयर own hegemony over the China, over the Chinese are asserting their own hegemony over the Iran or the Sri Lanka or the Pakistan or any such countries to assert its own interest. तो क्या कहा जाएगा? वो कंट्री sovereign है क्या? नहीं है, because their decision making power is compromised. Fine. So this is the first feature of modern day foreign policy or the Westphalian world order. इसको लिख लीजिए. ठीक है ना. इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और द वर्ल्ड ऑर्डर. ठीक है ना. इसका फीचर फर्स्ट लिख लीजिए, दैट इज ठीक है, नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ अनदर कंट्री. इंडिया ने कभी ये काम किया है क्या? हमने भी किया है. हमारे भी हाथ इतने साफ नहीं है, हमारे हाथों में भी. हाँ, कहाँ कहाँ किया है? ट्रम्प में क्या किया? हाँ, वो तो खैर इट इज़ नॉट, इट्स इंटेंजिबल, वी आर ओनली इन्फ्लुएंसिंग. ठीक है. तो ये तो बेइज्जती हो गई ना, इज्जत खराब हो गई. तो फाइनली हम देखते हैं हमने कहाँ कहाँ किया है. पहले इसको लिख लीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू. इट विल मेक थिंग्स मोर क्लियर टू यू. फाइन. आई विल गिव यू पीडीएफ, डोंट वरी. फोटो वोटो लिखना है तो ले लीजिए, वैसे आई विल गिव द पीडीएफ, डोंट वरी फॉर इट. इट इज मेंट टू सर्कुलेट ओनली. सो नॉन इंटरफेरेंस इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ अनदर कंट्री. ठीक है ना. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंडिया ने कभी किया है कि नहीं किया है. फाइन. सो
वी हैव डन दिस, हमारे हाथ इतने साफ नहीं है। सो रिसेंट पास्ट में हमने दो काम किया है। वाई दिस इज, ठीक है ना। सो कुछ याद आ रहा है? इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस, IPKF, नहीं आ रहा? सो एक मूवी है, आई रिकमेंड यू ऑल टू वॉच दिस मूवी, मद्रास कैफे। देखिए किसी ने? देखिए ये मूवी, देखिए मूवी, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन द, कहाँ, श्रीलंका। सो मद्रास कैफे इज ए मूवी रिलेटेड टू द इंटरनल इश्यूज विद इन द श्रीलंका। और फाइनली क्या होता है इसमें, हम करते हैं, श्रीलंका में दो चीज़ें हो रही थी, LTT फाइट कर रही थी सिंघलीज, ठीक है ना, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, और इंडिया उनका इमीडिएट नेबर है। और श्रीलंका के ऊपर पहले हुआ करता था वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, बट ये क्योंकि हमारे बैकयार्ड में है, तो इंडिया के उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे कौन? राजीव गांधी, 80s के बाद है, फाइन ना। तो हमने क्या किया, अपने पैराट्रूपर्स को, अपने स्पेशल फोर्सेस को कहाँ उतार दिया? श्रीलंका में, टू फाइट ए वॉर जिससे हमारा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, ऑल्दो इनडायरेक्ट रिलेशन था, बिकॉज तमिलियंस वेर बेसिकली इंडियन पीपल, फाइन। सो हमें ये था कि तमिलियन पीपल को मारा काटी कर रहे हैं तो हम लोग इंटरवेन करेंगे। तो इट इज द फर्स्ट टाइम इन श्रीलंका दैट, फर्स्ट टाइम नॉट of recently in the Sri Lanka, that India intervened into the domestic affair of the Sri Lanka। और हमने क्या किया, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को उतार दिया कहाँ? श्रीलंका में, टू फाइट ए वॉर बेसिकली, जिससे हमारा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था। और अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? राजीव गांधी वॉज असिस्नेटेड एक्चुअली, ठीक है ना, राजीव गांधी असिस्नेटेड। उससे पहले रिसेंटली 50 years of establishment of the Bangladesh has been established, 1971, ठीक है ना, टू अभी क्या है 2021, तो कितने साल हो गए? 50 साल हो गए। सो व्हाट इज दिस क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश? इट इज द इंटरनल मैटर ऑफ पाकिस्तान। क्या हो रहा था? पाकिस्तान क्या कर रही थी? सो पाकिस्तान, उर्दू स्पीकिंग पीपल वेर असर्टिंग देयर हेजेमनी ओवर द बंगला स्पीकिंग पॉपुलेशन, ठीक है ना। सो पाकिस्तान के दो पार्ट थे, फर्स्ट वाज वेस्टर्न पाकिस्तान एंड सेकेंड वाज ईस्टर्न पाकिस्तान, जिसको हम लोग अभी बांग्लादेश कहते हैं। सो वेस्टर्न पाकिस्तान वाज बेसिकली पंजाबी उर्दू स्पीकिंग डोमिनेटेड पीपल, फाइन, पॉपुलेशन कम थी। एट द सेम टाइम ईस्टर्न पाकिस्तान, ठीक है ना, ईस्टर्न पाकिस्तान इज ए प्लेस जहां पे क्या है, उर्दू स्पीकिंग लोग हैं। प्लीज ठीक है। सो या नॉट लेट स्पीक द ट्रेड। सो व्हाट वी हैव डन कि हम बांग्लादेश बना दिया 1971 ने। तो इट वाज बेसिकली इंटरनल अफेयर ऑफ द पाकिस्तान, जिसके कारण क्या हुआ, हमने इंटरवेन किया 1971 में, एंड वी हैव क्रिएटेड ए न्यू नेशन। श्रीलंका में तो फिर भी हमने कुछ नहीं किया था, यहाँ तो हमने पूरा का पूरा एक नई कंट्री बना दी। अब नई कंट्री बनाएंगे तो क्या होगा, पाकिस्तान कभी खुश रहेगा क्या इंडिया से? क्योंकि आपने उसके ऊपर क्या किया है, एक बहुत बड़ा इन्फ्लिक्ट किया है। कितने कितने हजार लोग हमने उनके कर लिए थे? 93,000। इट इज द गोल्डन नंबर, एंड वर्ल्ड में इतनी डिसीजिव विक्ट्री कभी नहीं मिली है किसी को। 93,000 लोगों ने सरेंडर किया था। तो पाकिस्तान क्या चाहेगी, कभी भी इंडिया से अच्छे रिलेशन रहेगी? कुछ हो ना हो, उनके दिल में हमेशा रहेगा कि हमारे देश को उन्होंने तोड़ा है। तो वो अब डायरेक्ट वॉर के कैपेबल नहीं होंगे, तो वो क्या करेंगे, इनडायरेक्ट वॉर करेंगे। तो ट्राई टू रिकॉल द कश्मीर सिचुएशन इज लार्जली क्रिएशन ऑफ दिस थिंग ओनली। कश्मीर में इतनी सिचुएशन खराब कब होती है? 1990s में होती है, ठीक है ना, 1990 में होती है, जब पाकिस्तान को रियलाइज हो गया इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू फाइट ए डायरेक्ट वॉर विद द इंडिया। सो दे हैव स्टार्टेड प्रॉक्सी वॉर, और प्रॉक्सी वॉर का हॉटबेड बन गया क्या, कश्मीर, बिकॉज ऑफ इट्स डेमोग्राफिक कंडीशंस और बिकॉज ऑफ इट्स हिस्ट्री दैट वाज आल्सो डिस्प्यूटेड, फाइन। सो इसके कारण क्या करती है पाकिस्तान, हमारे ऊपर बार बार अटैक करती है। दे कॉल द कटिंग गिविंग इंडिया 100 कट्स, 1000 कट्स, ठीक है ना। सो उन्होंने पाकिस्तान को एक कट किया, दे आर ट्राइंग टू गिव अस 1000 कट्स, एंड दैट इज द बेसिक पॉलिसी ऑफ द पाकिस्तान, दैट इज इंडिया सेंटर्ड। सो क्योंकि हमने 2-3 बार हमने भी डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरवेन किया है, दैट आई वांट टू एक्सप्लेन यू, फाइन। सो दैट इज द थिंग, फाइन। अभी क्लियर हो गया कि हमने किया है कि नहीं किया है? किया है। 90s में क्या हुआ था कि 1990 यहीं से तो हुआ है, दैट इज द
उतना टाइम तो 7th एक्सोडस ऑफ, या दिस द टाइम फेज दैट वी आर फेसिंग। अभी भी ऐसा ही चल रहा है कश्मीर में, तो इतनी सिचुएशन अच्छी है ही नहीं, ठीक है ना। आर्मी हटा लीजिए तो वहाँ पता चल जाएगा कि सिचुएशन क्या है, जैसे आर्मी जिसके कारण कश्मीर हमारे अंडर है भी, नहीं तो किसी भी दिन वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। फाइन। सो 1990s में बेसिकली स्टार्ट हुआ था दिस कश्मीर का इशू, उनको हवा मिली थी, ठीक है। और यहाँ पे भी द 7th एक्सोडस ऑफ द कश्मीरी मुस्लिम्स, सॉरी कश्मीरी पंडित्स स्टार्टेड। तो इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कश्मीरी पंडित्स आर बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम द कश्मीर, 7th टाइम। तो इनको कहा था, तो 1990s में शुरू हुआ था बिकॉज ऑफ द रेडिकल इस्लामिस्ट, ठीक है ना, और फ्यूल्ड बाय डेफिनेटली पाकिस्तान, ठीक है। सो हमने भी इंटरवेन किया है डोमेस्टिक अफेयर में, तो हमारे हाथ उतने साफ नहीं है। फाइन। ठीक है। एंड अगेन ये तो लिख ही लिया होगा, फ्रीडम टू कंडक्ट एक्सटर्नल कंट्री। फाइन। चलिए, लेकिन लार्जली ये माना जाता है कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है कंसेप्ट, फाइन, माना जाता है। कैसे? सो यस, वी हैव इंटरवेंड इनटू द internal affairs of few nations including Pakistan and the Sri Lanka, but it is not due to the India's interest, but we are doing for the human right protection and the protection of the indigenous people itself, ठीक है ना। हमारा ये लॉजिक था, क्योंकि पाकिस्तान से हट के बांग्लादेश यदि बनता है तो इसके पीछे रीजन है, द एट्रोसिटीज क्रिएटेड बाय द पाकिस्तानीज, फाइन, अपॉन द बांग्लादेश, और द एट्रोसिटीज अपॉन द तमिलियंस इन द श्रीलंका। दैट्स व्हाई वी आर फोर्स्ड टू इंटरवेन इनटू द internal affairs of the those country, but at the same time we are responsible state. We had the option to intervene or to keep our boots in the Afghanistan as well, but हम लोगों ने कभी नहीं अफगानिस्तान में मिलिट्री ऑप्शन ऑप्ट किया, बिकॉज हमारे पास क्या था, दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें लगता है हमें कि हमें नुकसान हो सकता है। फाइन। तो हमने कहा नहीं, वी विल रिमेनली रिस्ट्रिक्टेड टू द डेवलपमेंटल वर्क ओनली, हम लोग ज़्यादा बूट वूट अपना नहीं उतारने वाले। फाइन। सो लेकिन यही है कि लार्जली वी फॉलो दिस वेस्टफेलियन ऑर्डर, हम रिस्पेक्ट भी करते हैं इस चीज़ की। वी जनरली डोंट पोक आवर नोज इनटू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ एनी कंट्री अनटिल अनलेस इट इज नीडेड। जरूरत होगी तो करेंगे, ठीक है ना, जरूरत होगी तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। फाइन, क्लियर है ये? नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर, दैट इज द वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर। इसका ये कहना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाज मेनली कन्फाइंड अपॉन यूरोपियन नेशन। फाइन। सो जो एपी सेंटर था इंटरनेशनल रिलेशन का, यो यूरोप में ही हुआ करता था। सो वर्ल्ड वॉर दोनों कहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है ना। सो सारे फसाद की जड़ जो ऑलमोस्ट है इंडिया में या फिर इस टाइप सॉरी वर्ल्ड में, इट इज लार्जली द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वेस्ट वर्ल्ड, ठीक है ना। वेस्टर्न वर्ल्ड ने ही सब कुछ किया, तभी हमारे ऊपर इतनी इश्यूज आई हैं। एंड फीचर नंबर 3 है कि यूएसए वाज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म, ठीक है ना। ये शांति से बैठे हुए थे, बिकॉज देखिए आप मोहल्ले के दादा तभी बनते हैं जब आप खुद कैपेबल होते हैं, ठीक है ना। अभी कल के डेट में नेपाल कहने लगे कि अयोध्या पार्ट ऑफ नेपाल है, क्योंकि राम जी कहाँ पैदा हुए थे, कह दे वो, ठीक है ना। सो नेपाल को ये शोभा देगी क्या? नहीं देगी, बिकॉज इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ। वो कह भी देगी तो कभी ले नहीं पाएगी, ठीक है ना। यदि वो कह दे भी देगी कि अयोध्या इंडिया का पार्ट नहीं है वहाँ का, या यूपी लोग इंडिया का पार्ट नहीं है, नेपाल का पार्ट है, कहना ईजी है, कहा तो मैं कुछ भी दूँ, ठीक है ना, बट करना इज वेरी डिफिकल्ट। फाइन। यूएसए एट दैट टाइम ड्यूरिंग लेट 80s एंड 70s वाज बिल्डिंग इटसेल्फ, वो खुद पे ध्यान दे रहा था, वो खुद में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कर रहा था, खुद की कैपेसिटीज बढ़ा रहा था, खुद की इकोनॉमिक माइट्स को बढ़ा रहा था। तो इसको कहा जाता है कि यूएसए कभी इंटरवेन नहीं किया अंटिल वर्ल्ड वॉर 1। यूएसए ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, बड़ी वाली लड़ाई जो उनके बाउंड्री के बाहर हो, राइट। सो यदि यूएसए नहीं लड़ेगी तो वो खुद को डेवलप कर रही होगी, खुद के ऊपर ध्यान देगी, ठीक है ना। ध्यान देगी तो उसका असर बाद में पड़ेगा कि हाउ यूएसए इज असर्टिंग इट्स हेजेमनी ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड। फाइन। एंड द फोर्थ फीचर ऑफ वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर इज द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड वाज कॉलोनी, ठीक है ना। तो इसमें 4-5 प्लेयर्स हैं। पहला प्लेयर तो क्या हो गया, यूएसए हो गया जो अपने शांति से बैठा हुआ है। दूसरा प्लेयर हो गया यूरोप के डिफरेंट नेशंस, और यूरोप के डिफरेंट नेशंस क्या कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में कॉलोनीज बना रहे हैं। इंडिया वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉलोनी, हम लोग कॉलोनी थे। नॉट ओनली द सॉदर्न एशिया वॉज कॉलोनी, अफ्रीका वॉज लार्जली ए कॉलोनी। फाइन। सो दैट वॉज द वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर जो हम देख चुके हैं। फाइन। जो जिसके एक खात्मा आ चुका। तो ये तीनों पॉइंट लिख लीजिए, इट विल सफाइस कि वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर क्या था। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट।
ठीक है। ये सारा कंसेप्ट जब आप पढ़ेंगे ना, डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए या कनाडा, तब आपको समझ में आएगा कि ये सब क्या था। अभी बड़ा अजीब सा लगेगा, एक तो पहली बार शायद पढ़ेंगे, ये सब सुना था क्या, नहीं सुना होगा, तो पहली बार पढ़ेंगे ना थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा, बट इट विल गो स्मूथ विथ जब आप एकदम से पढ़ने लगेंगे कि व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट। फाइन, लिख लिया। कभी नहीं करेंगे वो कर दिया तो यूएसए के पास कुछ बचेगा ही नहीं। कर देंगे, उनको कोई मतलब नहीं, उनके पास न्यूक्लियर है ही नहीं तो वो कहेंगे कि ठीक है मैं साइन कर देता हूँ। न्यूक्लियर वाला कभी नहीं हुआ। ठीक है, लिख लिया। सो अगेन जो यूएसए का पॉलिसी था दैट आइसोलेशन का, इसको कहा जाता था मुनरो डॉक्ट्रिन। क्या कहा जाता था, मुनरो डॉक्ट्रिन। इसमें ये कहते थे नॉन इंटरफेरेंस इन द वर्ल्ड ऑर्डर, उनको कोई मतलब नहीं था, और ये एकदम से अब अपोजिट हो गया है। नाउ यूएसए हैज बिकम द वर्ल्ड पुलिस। क्या बोलते हैं, वर्ल्ड पुलिस। अभी कहीं पे भी कुछ इश्यू होगा तो यूएसए को लगता है कि इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द अदर वर्ल्ड। फाइन, अभी यदि सीरिया में यदि डेमोक्रेसी नहीं है, सीरिया में कुछ इश्यूज, या फिर ईरान में यदि सद्दाम हुसैन है, या फिर गद्दाफी है लीबिया में, तो हु इज़ गोइंग टू फाइट ए वॉर, इट इज़ यूएसए। यूएसए अपने हर एक जगह पे अपने अपने लोग छोड़ आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी डेमोक्रेसी खतरे में आएगी यदि लीबिया में गद्दाफी रहती हैं। फाइन, सो जो यूएसए हु वाज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन ड्यूरिंग द वेस्ट्रेलियन वर्ल्ड ऑर्डर, इन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दे टर्न इनटू द वर्ल्ड पुलिस। और ये टू ऑब्वियस है, एग्जाम्पल हमारे पास सारे हैं। फाइन, चलिए, लेकिन ऐसा नहीं था, यूएसए वर्ल्ड पे तो ध्यान नहीं रहती, लेकिन अपना जो रीजनल हेजमनी था उसको स्ट्रॉन्ग कर रही थी। व्हाट इज हेजमनी, वर्चस्व। फाइन, सो हेजमनी को हम लोग डिफाइन भी करेंगे, बट इतना समझ लिए हेजमनी इज वर्चस्व। फाइन, सो मुन्ना भैया को याद कीजिए, कौन सा, मिर्जापुर वाले को, ठीक है, तो व्हाट ही इज फाइटिंग फॉर, वर्चस्व, ठीक है ना। तो कहा ना, उसने कहा था ना कुछ बड़ा बड़ा मजा आ रहा है बे, ठीक है ना, बंदूक हाथ में आता है तो कहता है ना बड़ा मजा, क्या बवाल चीज है। सो व्हाट इज दिस, ठीक है ना, तो वर्चस्व कायम करने का तरीका। फाइन, सो यूएसए क्या कर रही थी, इट वाज नॉट फाइटिंग अ वॉर आउटसाइड इट्स कंट्री, बट दे आर ट्राइंग टू कंसोलिडेट देयर ओन कंट्री। फाइन, सो उन्होंने क्या किया, अपने आपके देश को कंसोलिडेशन किया। सो यूएसए में बहुत छोटे छोटे स्टेट्स हैं, बहुत छोटे छोटे स्टेट हैं, सब आपस में म्यूचुअली इनकम्पेटेबल थे। तो फर्स्ट थिंग यूएसए इज डूइंग एट दैट टाइम टू मेक कोर्डियल रिलेशन बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट। उसके बाद बन जाता है क्या, यूनाइटेड स्टेट्स। फाइन, यूनाइटेड स्टेट बन जाएगा तो मोर पावरफुल हो जाएगा। एट द सेम टाइम दे आर ट्राइंग टू असर्ट हेजेमनी। यदि मैक्सिको कुछ कर रही है, यदि कनाडा कुछ रही है, तो कनाडा से वो वॉर लड़ रहे हैं और मैक्सिको से लड़ रहे हैं, छोटी मोटी वॉर से उन्होंने लड़ा है। सो दे आर ट्राइंग टू असर्ट देयर हेजेमनी, और वो किसी दूसरे पावर को भी अलाउ नहीं करने दे रहे हैं। जैसे ब्रिटेन हो गया या फ्रांस हो गया, जो दैट वाज लार्ज कॉलोनियल पावर, जर्मनी हो गया, वो उनको एंट्री नहीं करने दे रहे हैं। मींस एक तो घर का प्रोटेक्शन कर ही रहे हैं, घर में कुछ नहीं होने दे रहे हैं, प्लस किसी को एंट्री भी नहीं करने दे रहे हैं। India during the Mughal period was having all these features. India was quite a strong state, but Mughals allowed Britishers to enter into India. ठीक है ना, तो ये आते रहे, नॉट कब से आते रहे, पोर्तुगीज 1498 अकबर के टाइम में ही आ गया था। ठीक है ना, यदि वो आ रहे हैं, इंडिया इसको अलाउ भी कर रही है कोई फॉरेन पावर को, तो इट सिंपली सोच कि यू लैक द क्या पर्सपेक्टिव एट लार्ज, और यू आर अलाउइंग हॉकिंस टू ट्रेड, और आप सूरत में फैक्ट्री खोलने का अलाउ कर रहे हैं। इट मीन्स यू आर अलाउइंग द फॉरेन कंट्री, एट द सेम टाइम यूएसए इज नॉट अलाउइंग द सेम। तो ये क्या कर रहे हैं, अपना घर पहले मजबूत कर रहे हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू
मेक योर हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट। घर को मजबूत नहीं करेंगे तो बाहर वाला कभी भी आपकी बैंड बजा के चला जाएगा। फाइन। एंड व्हाट इज द लार्जेस्ट बिगेस्ट एसेट ऑफ द यूएसए? बिगेस्ट एसेट ऑफ द यूएसए क्या है? यूनिटी तो है, इट इज दैट, ठीक है ना। बट बियॉन्ड यूनिटी यूएसए का सबसे बड़ा एसेट क्या है पता है आप लोगों को? एप्पल इज अगेन ए पार्ट ऑफ यूएसए का फॉरेन पॉलिसी। ट्रेड एप्पल एक ही है। सो आज घर जाके आप लोग देखना यूएसए का मैप, ठीक है ना। यूएसए का मैप देखना तो आपको मेरा क्वेश्चन का यदि समझ में आ गया तो आ गया, नहीं तो वी विल डिस्कस कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ द यूएसए। यस, इट इज द रीजन। रिलेशन अच्छे इसलिए हैं क्योंकि उनके नेबर्स ही बहुत कम है, ठीक है ना। कम होंगी तो लड़ाई कम होगी, प्लस मोस्ट पार्ट ऑफ द यूएसए इज सराउंडेड बाय क्या? सी, ठीक है ना। बिगेस्ट एसेट ऑफ यूएसए इज देयर स्ट्रेटेजिक लोकेशन, देयर इज अ ज्योग्राफिकल लोकेशन, जिसके कारण क्या होता है कि आपस में कोई देश नहीं रहेगा तो विवाद कम होंगे। प्लस इट इज वेरी हार्ड टू कम टू यूएसए, वो इंडिया के ऊपर आना इट्स वेरी इजी, ठीक है ना। लैंड से आ जाएंगे, चाइना एंड पाकिस्तान तरफ से आ जाएंगे। यूएसए दोनों सिक्योर कर लिया है और बहुत बड़ी सी बाउंड्री है, दूर दूर से दिखता है सब कुछ। तो आप कैसे आएंगे? until unless you have the covert thing with you। वो covert कभी उस टाइम था नहीं। तो उनका जो geographical location है, that is the biggest asset of the USA that led to the rise of USA in the new world order after the Westphalian order। if there is any reason, अभी कोई भी लड़ाई यूएस अपने घर पे नहीं लड़ता। कहाँ जाके लड़ेगा? इराक में। कहाँ जाके लड़ेगा? लीबिया में। कहाँ जाके लड़ेगा? सीरिया में। क्यों नहीं लड़ेगा अपने घर में लड़ाई? कोलेटरल डैमेज। इफ यूएसए इज फाइटिंग ए वॉर एट देयर ओन कंट्री तो देयर विल बी कोलेटरल डैमेज। गोली चलेगी तो किसी को तो लगेगी। गोली तो देख के नहीं चलती कि मैं पुलिस वाले को लग रहा हूँ कि मैं टेररिस्ट को लग रहा हूँ, ठीक है ना, या क्रिमिनल को लग रहा हूँ। वो तो चलेगी, कहीं ना कहीं लगेगी। फाइन। सो इफ देयर इज ए लॉस ऑफ लाइफ ऑफ देयर ओन पीपल इट इज नोन एज द कोलेटरल डैमेज। एंड यूएसए इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानती है। तो ये क्या कहती है? लड़ाई बाहर लड़ो, कोई भी नुकसान होगा तो बाहर देश का होगा, हमारा क्या होगा? एक दो हेलीकॉप्टर गिरेगा, गिरने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आर्मी वाले बनते हैं इस चीज़ के लिए। फाइन। इंडिया वाले क्या करते हैं एट द सेम टाइम? लड़ाई कहाँ कर रहे हैं? घर में ही कर रहे हैं। कश्मीर इट इज वन ऑफ द क्या कहते हैं कि इशू विद द इंडियन फॉरेन पॉलिसी दैट वी आर फाइटिंग वॉर एट आवर ओन कंट्री। एंड इसी से एक कंसेप्ट आया, एक ऑफेंसिव डिफेंस। क्या आया है? इसका मतलब क्या होता है? सो इट इज ऑक्सीमोरन। ऑफेंसिव डिफेंस, डिफेंस भी कर रहे हैं, ऑफेंस भी कर रहे हैं। ऐसा होता है क्या पॉसिबल? व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ऑफेंसिव? हु हैव गिवन ऑफ लेट द ऑफेंसिव डिफेंस कांसेप्ट इन इंडिया? क्या? क्या होता है ये? मतलब इफ यू कैन गिव द एग्जांपल। नहीं। सो ऑफेंसिव डिफेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल है अमेरिका। वो क्या करती है? लड़ाई कभी अपने घर पे नहीं लड़ेगी। कहाँ लड़ेगी? बाहर लड़ेगी, ताकि क्या हो कि जो भी नुकसान हो कहाँ हो? बाहर हो। प्लस यू नब द सोर्स ऑफ टेररिज्म जहाँ से वो निकल रही है। इफ़ यू आर अटैकिंग बालाकोट, जहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे टेररिस्ट ट्रेनिंग ले रहे हैं और आपने जाके वहाँ पे बॉम्बिंग कर दी, इट इज़ नोन एज द ऑफेंसिव डिफेंस। क्योंकि आप ये नहीं देख रहे कि वो इंडिया में आएंगे फिर मैं उनको गोली मारूंगा, फिर मैं उनको दफनाऊंगा या फिर जो भी करूंगा, आप ये नहीं देख रहे। आप कर रहे हैं कि जो उनको ट्रेन कर रहे हैं, लेट अस ट्राई टू रिजॉल्व द थिंग्स एट दैट पॉइंट ओनली। सो यू हैव डन व्हाट? सर्जिकल स्ट्राइक। सो इस टाइप का पॉलिसी जो आप अपने घर में नहीं करते हैं, प्रोएक्टिव होके कदम लेते हैं, उसको कहा जाता है ऑफेंसिव डिफेंस। यू नब द इशू एट देयर ओरिजिन प्लेस ऑफ द ओरिजिन इटसेल्फ। अफगानिस्तान में प्रॉब्लम है तो डोंट वेट अफगानी तालिबान टू कम टू द कश्मीर एंड लेड ए जिहाद ओवर हियर। एंड ऑफ लेट ये होने वाला है, ठीक है ना, अभी ना कहीं कभी ना कभी होगा ये। सो डू, क्योंकि हमें पता है 1991 में चेचन के लोग आ रहे हैं, ठीक है ना, कजाकिस्तान के लोग आ रहे हैं, कहाँ? कश्मीर में।
और ये नया ट्रेंड देखा गया था बिकॉज ऑफ रिलीजियस वॉर्स दे हैव वोक्ड। तो अभी इंडिया क्या करेगी, लड़ाई लड़ो तो उधर ही लड़ो, इंडिया आने की जरूरत नहीं है, अफगानिस्तान में निपटा दो उनको, फाइन। तो इंडिया क्या करेगी, अफगानिस्तान में लोगों को उलझाए रखेगी, आने ही नहीं देगी, इधर नहीं आएंगे तो कश्मीर में कभी इशू नहीं होगा। सो इस टाइप का कोई सिचुएशन होता है तो उसको कहा जाता है ऑफेंसिव डिफेंस। और इसके मास्टर्ड कौन है, अजीत डोभाल है, उन्होंने प्रोपेंड किया था। और पूरे वर्ल्ड में इसके मास्टर कौन है, सो इट इज द यूएसए हु हैव मास्टर्ड इट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये अलग बात है कि उनको हमेशा मात ही खानी पड़ी है। दे नेवर वॉन ए वॉर आफ्टर 1945, एक भी वॉर नहीं लड़ा है, सब हार गए वो, फाइन। स्टिल यूएसए इज ए ग्रेट कंट्री। सो इस टाइप का यदि कोई होता है जिसमें हम लोग जहां प्रॉब्लम होती है वहीं खत्म करते हैं, उसको क्या कहता है, ऑफेंसिव डिफेंस, फाइन। चलिए ठीक है, ये सारा लिख लिया, लिख लिया ना, लिख लिया, नहीं लिखा, प्लीज राइट इट डाउन। क्योंकि बहुत वो है ना, बाद में डेवलपमेंट हुआ है ना इनका, तो इट्स लाइक, और प्लस कॉलोनीज जितनी होंगी ना उनके मैप में यही इशू है। यू सी द मैप ऑफ द अफ्रीका एज वेल, यू विल सी कि एकदम प्रिसीजन चाकू से किसी ने काट के बनाया उसको। दीज आर द colonial legacies and that is the most prominent cause between the internal issues of all over the world. You go to the अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इशू है, डूरन लाइन, वी हैव एक्सप्लेन्ड colonial legacy। इंडिया बांग्लादेश के बीच में colonial, इंडिया चाइना के बीच में है, ठीक है। या फिर अफ्रीका में इतना इंटरनल वॉर है, क्यों है, बिकॉज ऑफ colonial legacy। इसलिए लगता है कि प्रिसीजन एकदम से काट कूट के बनाया हुआ है। ठीक है, ठीक है ना। ये तो हो गया जो चल रहा था। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड यूरोप की कंडीशन क्या थी, बिकॉज यूरोप इज अगेन एपिसेंटर ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑफ दैट टाइम, वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है ना। सो बेसिकली यूरोप उस टाइम में 5 से 6 ब्लॉक्स में डिवाइड था। कोई जर्मनी किसी के साथ है, कहीं रशिया किसी के साथ है, कहीं ब्रिटेन किसी के साथ है, और ये आपस में खूब लड़ते थे, खूब लड़ते थे। इनकी ब्लडी हिस्ट्री है, द हिस्ट्री ऑफ यूरोप इज ब्लडी हिस्ट्री। और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं। अगेन इट गिव्स अस एन इंस्पिरेशन कि अभी तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच सिचुएशन खराब है, बट वी नेवर नो द फ्यूचर। इफ यूरोप कैन बी वन ऑफ द मोस्ट प्रोस्पेरस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो कोई भी पूरे वर्ल्ड का हिस्सा प्रोस्पेरस हो सकता है, क्योंकि इतना लड़ते थे, कुछ पता ही नहीं था कौन किसके ऊपर अटैक कर देगा, फाइन। सो इस टाइप का जो वर्ल्ड होता है उसको कहा जाता है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। इट मीन्स कि पोलरिटी कहीं पे दो जगह पे डिफाइन नहीं है, देर आर डिफरेंट डिफरेंट पावर हाउसेज विद इन द वर्ल्ड, फाइन। सो अभी भी वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो मल्टीपोलर ही है, फाइन। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पोलरिटी इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, फाइन। क्या है पोलरिटी? तो ये पोलरिटी अपना साइंस का नहीं है, बट यही स्पेलिंग होती है ना। सो 3 टाइप से डेवलप हुआ है पोलरिटी इनटू द वर्ल्ड। सो वेस्टफिलियन वर्ल्ड ऑर्डर जो था वो मल्टीपोलर वर्ल्ड था। क्या था? मल्टीपोलर वर्ल्ड था। क्या था? ठीक है। इट मीन्स देयर वर 5 और 6 पावर जो पूरा का पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स डिसाइड करते थे, ठीक है ना। इसमें अपना ब्रिटेन था, फ्रांस था, जर्मनी था एंड ऑल, 5-6 थे, हंगरी, ऑस्ट्रिया, ये सब सारे थे, फाइन। सो ये आपस में लड़ते रहते, तो वही डिसाइड करते थे कि कौन किसका कॉलोनी होगा, वो आपस में डिसाइड कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे, बॉम्बे क्या है? दहेज है, दहेज दिया है डचेस ने, किसको? अंग्रेजों को दिया था। है कहाँ का देश, जगह कहाँ का? इंडिया का। दहेज किसको मिल रहा है? ब्रिटेन को। दे कौन रहा है? पोर्तुगीज से दिया था, पोर्तुगीज ने दिया था ना। सो देख लो ये सब, ठीक है ना। सो क्योंकि वो उधर ही डिसाइड कर लेते थे कहाँ कौन सा पार्ट हो। यदि इंडिया में रहना है तो पहले डिसाइड कर लिया, ठीक है। सो डचेस हैं जो पहले आए, पोर्तुगीज पहले हैं, तो कहा कि कोई संधि कर लेते हैं, हम इंडोनेशिया चले जाते हैं, तुम इंडिया में रहो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो उन्होंने यूरोप में डिसाइड कर लिया कि कौन किसके ऊपर राज करेगा, और लोगों से, लोकल लोगों से पूछा नहीं, फाइन। या फिर थर्ड कर्नाटिक के बार फ्रांस और ब्रिटेन में आपस में डिसीजन होता है। फ्रांस कहते हैं अब हम लोग सिर्फ
अपना रहेंगे पौंडीचेरी में और चंदौगढ़ में रहेंगे, तुम पूरे इंडिया पे राज करो, फाइन। सो उधर डिसीजन हो जाता था, उधर जो डिसीजन होता था उसका ऊपर इम्पैक्ट इंडिया पे ऊपर पड़ता था। तो इस वर्ल्ड ऑर्डर को क्या कहा जाता था? मल्टीपोलर वर्ल्ड, फाइन। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, नेशन है, डिसाइड कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में क्या होगा। बट अभी क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर होता है, वर्ल्ड वॉर 1 तो चीज़ें रहती हैं, वर्ल्ड वॉर 2 में चीज़ें बदल जाती हैं। क्या होती है? वर्ल्ड वॉर 2 में चीज़ें बदल जाती है। नौ ब्रिटेन और यूरोप के पावर का डिक्लाइन होता है और राइज किस चीज़ का होता है? 2 पावर का, दैट इज रसिया एंड यूएसए, ठीक है ना। क्योंकि रसिया वॉज ए कम्युनिस्ट कंट्री एंड यूएसए वॉज ए कैपिटलिस्ट कंट्री, तो इन दोनों के बीच में फाइनल लड़ाई हो जाती कब? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और ये जो वर्ल्ड जाना जाता है इसको कहते हैं कोल्ड वॉर बिटवीन द यूएसए एंड रसिया, और इस फेज को कहा जाता है क्या? बाइपोलर वर्ल्ड। क्या बोला जाता है? बाइपोलर वर्ल्ड। यानी कि पूरा वर्ल्ड 2 हिस्सों में ही डिवाइड होकर रह गया, इधर रशिया और यूएसए। आपको यदि रशिया के साथ जाना है तो यूएसए वाले आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, और यूएसए के पास जाना है तो रशिया वाले सपोर्ट नहीं करेंगे। यूएसए ने क्या खोल दिया? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और रशिया ने अपना अलग ब्लॉक खोल रखा था, सोवियत ब्लॉक खोल रखा था, फाइन। सो ये सिचुएशन कब क्रिएट हुआ था? वर्ल्ड वॉर के 2 के बाद। और ये इसलिए क्रिएट हुआ था क्योंकि देयर वाज अ फाइट फॉर द आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजिकल फाइट था। बट बाद में क्या होता है? रशिया टूट जाती है। कब? 1991 के बाद, 1990s में। अफगानिस्तान वाला बताइए, वहां भी मैंने बताया था, ठीक है ना। और रशिया यदि टूट जाती है तो क्या होगा? वर्ल्ड क्या हो जाएगी? यूनिपोलर हो जाएगी। तो इट इज नॉ यूएसएज हेजेमनी। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, और भी नाम लीजिए, कुछ भी, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, सब किसका है? यूएसए का है, फाइन। सो नाउ वर्ल्ड बिकम यूनिपोलर, फाइन। सेकेंड फेज में यूनिपोलर हो गया, लेकिन बाद में यूएसए की हेजेमनी का फॉल हुआ है पिछले 10-15 साल में। नाउ वर्ल्ड अगेन बिकम मल्टीपोलर। क्या हो गया? अगेन मल्टीपोलर हो गया। और मल्टीपोलर इसलिए हो गया क्योंकि अभी सिर्फ यूएसए का ऑप्शन नहीं है आपके पास। यू कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम द रशिया, यू कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम द फ्रांस, you can buy anything from the China, and you can buy from the USA as well, fine. So that is the latest trend that we are facing. And अब जो बोला जा रहा है, जो next phase होगा, world again become unipolar. क्या बन जाएगी? Unipolar. क्या होगा अब? China. So there is a fall of the USA at the cost of rise of China, because अब USA great नहीं रहा, USA बस एक पावर रह गया है, जो पावर क्या है? रिजाइडिंग पावर है, डूबता हुआ सन है वो। तो अब क्या हो गया? चाइना दैट इज ओवरटेकिंग द वर्ल्ड सिनेरियो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड अदरवाइज। तो अगेन इट इज बीइंग रूमर्ड कि चाइना विल ओवरटेकिंग द वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड दे विल बिकम द वर्ल्ड पुलिस ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर, फाइन। सो ये कहा जा रहा है कि अगेन दिस विल बिकम मल्टीपोलर से फिर से यूनिपोलर हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू यू विच कंडीशन इज बेटर, मल्टीपोलर वर्ल्ड और यूनिपोलर वर्ल्ड? कैसे? एग्जैक्टली। सो आप क्या बोल रही थी? यही बात है कि यदि मल्टीपोलर वर्ल्ड होता है तो यू हैव चॉइसेस। आपको राफेल खरीदना है तो इट इज़ योर चॉइस कि आप राफेल कहाँ से खरीदना है, ठीक है ना। यू कैन बाई इट, और यू कैन इफ यू वांट टू बाय F-35, सो इट इज़ योर चॉइस। रशिया कुछ नहीं बोलेगी आपको। सुखोई खरीदना है तो यूएसए कुछ नहीं बोलेगी। S-400 खरीदना है, ऑल्दो यूएसए हैव बैंड इट, यूएसए S-400 आप खरीदिए तो तुरंत उनका एम्बार्गो लागू हो जाता है, बट इंडिया को उन्होंने कंपनसेशन दिया हुआ है बिकॉज द वर्ल्ड इज मल्टीपोलर, ठीक है ना। और इंडिया के बिना आप बिजनेस नहीं कर सकते, तो फाइनली क्या होगा? आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। कंपनसेशन देना पड़ेगा तो इंडिया पूरे वर्ल्ड को मल्टीपोलर बनाना पड़ेगा। एट द सेम टाइम इफ द वर्ल्ड इज टर्निंग टू द यूनिपोलर, यू डोंट हैव द चॉइसेस। कल के डेट में आपकी यदि लड़ाई यूएसए से हो जाती तो आप कहाँ जाएंगे? कोई दूसरा पावर तो है ही नहीं। और खुदा ना करे कि कल के डेट में यदि वर्ल्ड बिकेम यूनिपोलर और यूनिपोलर में भी चाइना का हेजेमनी हो गया तो इंडिया किसके पास जाएगा? क्वाड कहीं नहीं जा पाएगा, तो ये चाइना पूरा एकदम से इंडिया को जिस दिन चाहेगी उस दिन आके दे विल असर्ट देयर हेजेमनी। सो दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट कि वर्ल्ड शुड बी मल्टीपोलर बिकॉज यू शुड हैव चॉइसेस, ठीक है ना। और इंडिया भी हमेशा क्या सपोज करती है? द वर्ल्ड शुड बी मल्टीपोलर। बट स्टेबिलिटी किस में आएगी? किस वर्ल्ड ऑर्डर में स्टेबल, कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर ज्यादा स्टेबल होगा? मल्टीपोलर वर्ल्ड और द यूनिपोलर वर्ल्ड?
क्यों? ठीक है, पता है कि पापा एक ही हैं। अभी पापा एक ही हैं तो दूसरे पापा कहाँ से लाएंगे आप? तो पापा कह रहे हैं कि नहीं दूंगा पैसा पार्टी के लिए, तो नहीं मिलेगा। सिंपल सा फंडा है। या तो पापा चेंज करो, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? सो इट इज यूनिपोलर वर्ल्ड दैट इज अनस्टेबल पर से, बट it is the unipolar world that is stable basically, and it is the multipolar world that is unstable. But again, for the world it is better to have a multipolarity in the world politics. Fine, इसको लिख लीजिए। ठीक है? ओ, ठीक है, लिखिए। In the Westphalian world order, स्टेज से कभी कोई फैकल्टी गिरा नहीं है? मुझे भी लग रहा है इट इज डिजाइन इन वे कि कोई ना कोई गिरेगा ही। थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। इसको थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए था। ठीक है, लिख लिया। वो फोटो भी बना लेना है ना, डेवलपमेंट ऑफ द पोलरिटी इन द वर्ल्ड। कहाँ गया? अच्छा, चलो फिर तो अब तो गया ही। यही, चलो ये वाला भी बना दूंगा मैं, कुछ नहीं है। हाँ, वही थोड़ा थोड़ा लगेगा टाइम। और अगेन कंसेप्ट ज़्यादा ना, दो क्लास में कंसेप्ट नहीं, यू विल गेट टू यू मोस्ट ऑफ द थिंग्स नो, और उसी को बस इलेबोरेट करना होता है। लेकिन उसके लिए ये सब समझना बहुत हमारे पाकिस्तान के साथ इशू हमारे साथ स्टेबल इसलिए क्योंकि वर्ल्ड मल्टीपोलर है। बाइपोलर होता तो और लड़ाई होती। तो ये नाउ यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज बाइपोलर। लिख लेना तो बताना।
हैं स्कीमेटिक डायग्राम जिसको बोलते हैं. सो डेवलपमेंट ऑफ पोलैरिटी इन द वर्ल्ड लिखेगा. तो 4 स्टेज पढ़ा है ना हमने, चौथा पढ़ेंगे ना अभी, चाइना का. सो दैट इज द फर्स्ट स्टेज when the world was multipolar. Second phase after the World War II, when the world was bipolar. मैं ही गिरता अभी. Third phase after the globalization. World become again multipolar. And यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख लीजिएगा, चाइना पोस्ट कोविड मे टर्न इनटू मल्टीपोलर. ठीक है ना, वर्ड आप में खुद से भर लीजिएगा. ठीक है, बिकॉज आई एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट. देर आर र्यूमर्स और देर आर असर्सन कि यूनिपोलर ऐसे बन जाएगा कि देखिए यूएसए का फॉल हो रहा है. ठीक है ना, और यूएसए इज़ नो मोर ए ग्रेट मिलिट्री पावर और द इकोनॉमिक पावर. फाइन, उसके टक्कर में कोई देश है ही नहीं. ठीक है ना, अब चाइना है. चाइना मिलिट्री भी ज़्यादा बढ़ रही है. पीएलए इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मी. इसके नेवल फोर्सेस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं. ठीक है, इसकी एयर फोर्सेस भी काफ़ी बढ़ रही हैं. प्लस इकॉनमी ये बहुत बड़ा एक हिस्सा बन रही है. इकोनॉमिक हेजमनी दे आर सर्टिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. और इंडिया के अगल वगैरह भी देखिए अपने नेक ऑफ पर्ल एंड ये सब इशू कर रही है. फाइन, तो अल्टीमेटली ये माना जा रहा है कि ग्रेजुअली यदि यूएसए का फॉल होता रहा, ठीक है, और चाइना का यही राइज होता रहा, तो यूएसए का पावर नहीं रहेगी. सो यूएसए ख़त्म हो जाएगा. यूएसए और यूएसए क्या होगा, फिर ख़त्म होगा तो एक ही चीज़ बचेगा, चाइना. ठीक है ना. हाँ, यहाँ कहाँ पे, हाँ सॉरी यूनिपोलर है, वो हो गया होगा, मल्टी लिखा होगा, यूनी होगा. ठीक है ना, दिस इज यूनिपोलर. फाइन. सो जस्ट आई विल गिव यू एन एग्जांपल एज वेल. ठीक है, यूएसए की मूवीज़ बहुत अच्छे से बनाते हैं वो लोग. ठीक है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स ऑफ द यूएसए का मूवी. ठीक है ना, इट विल गिव यू एनालिसिस कि यूएसए की लड़ाई किससे साथ हो रही है. सो देर इज़ ए मूवी, टॉम हॉक ही है ना उसका, टॉम क्रूज. उसकी एक मूवी आई थी, कौन सी, एयर वॉर के ऊपर, क्या नाम थी, टॉप गन देखिएगा मूवी. क्या देखिए, मिशन. ठीक है, मिशन इम्पॉसिबल बाद में देख सकते हैं. टॉप गन देखिए. टॉप गन का कैरेक्टर जो होगा वो कौन होता है. टॉप गन में एक यूएसए की फोर्स है. ठीक है ना, जिसकी लड़ाई किससे होती है, रशियन फोर्स से, एयर फोर्स से होती है. एंड इट इज़ द रशियन फोर्स हु इज़ क्या परेशान कर रहे हैं किसको, यूएसए को. और फाइनली यूएसए वाला उनको मार गिराया. ठीक है ना. मूवीज़ कब बनी थी ये, बहुत पहले, मुझे लगता है 80s में बनी होगी, 1980s या 85 के आसपास, जब एकदम से चरम पे था कोल्ड वॉर. ठीक है ना, तो टॉम क्रूज बनाते हैं और टॉप गन बनती है. इसमें दिखाया था कि यूएसए सुपर पावर है क्योंकि उसने क्या किया, रशियन को मार गिराया. हु इज़ द निगेटिव कैरेक्टर ओवर हियर, रशिया. ठीक है ना, खत्म हो गया. अभी देखिए, अभी यूएसए की नई कोई वार मूवी देखिए तो आप देखेंगे जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है, चाइनीज़ है या फिर चाइनीज़ लुकिंग पर्सन है. फॉर ओलंपस इज डाउन. ठीक है ना, ओलंपस इज डाउन इज ए मूवी जिसमें ये दिखाया है कि व्हाइट हाउस के ऊपर अटैक होता है. अटैक कौन करते हैं, तो यू विल सी द चाइनीज़ लुकिंग पीपल. फाइन, सो मोंगलाइट रेस के पीपल उसके ऊपर अटैक करते हैं. तो ये नरेटिव सेट करते हैं. ठीक है ना, नरेटिव सेट करके क्या होगा कि एक्चुअली जो इनका जो राइवल होगा उसके अगेंस्ट में ये प्रोपेगेंडा करते हैं. ठीक है ना, प्रोपेगेंडा करेंगे तो क्या, उसकी इमेज खराब होगी पूरे वर्ल्ड में. सबकॉन्शियस माइंड पे आ जाएगा कि नहीं रशियन खराब हैं, रशियन अटैक करते हैं यूएसए के ऊपर. या फिर अब इमेज में आ जाएगा कि चाइनीज़ खराब है, चाइनीज़ सब जगह हेजमनी कर रहे हैं. फाइन, सो हॉलीवुड की मूवीज़ गिव यू एनालिसिस कि रशियंस यूएसए के लोग कैसा सोचते हैं. ठीक है ना, और इट इज़ वन ऑफ द बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर ऑफ द यूएसए का पॉलिटिक्स. बिकॉज हॉलीवुड कहाँ पे है, कहाँ है, उधर ही है, वेस्टर्न कंट्री लार्जली अमेरिका के है. ठीक है ना, सो दैट इज़ ये हमको देती है. इंडिया में ये सब चीज़ें लैक होती हैं. ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, अभी भी लड़ेंगे किसके साथ, प्रेमिक आशिक, वो भी है. पाकिस्तान तो फिर भी ठीक है, सो हम लोग अभी भी वही करेंगे. ठीक है ना. कौन सी मूवी आई थी अभी तुरंत, कबीर सिंह. तो उसमें ये ऐसा दिखाएंगे कि कुछ ऐसा होता है, कौन सी, क्या नाम उसका, लड़की का नाम क्या होता है यार, कि प्रीति. तो हम लोग भी तो प्रीति में लटके हुए हैं और यहाँ पे लोग
ब्लैक हॉक डाउन और ये सब बना रहे हैं. फाइन. सो दैट इज शो. दैट्स ऑल ऑन द टुडेज क्लास. ठीक है ना. वी विल रिज्यूम टुमारो. फाइन. विद द सेम. और कल हमारा जो कंसेप्ट होगा दैट इज बैलेंस ऑफ पावर. ठीक है. सो इसको लिख लीजिए, बैलेंस ऑफ पावर. देन विल कंटिन्यू. फाइन. सो कोई क्वेश्चन होगा तो कल वी विल डिस्कस बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम.